इक्विटीज़ में जब मुझे 17-18% मिल सकता है तो मैं क्यों फिक्स्ड इनकम में जाऊँ जहाँ पर मुझे 7-8% का रिटर्न मिलता है। अगर आप पिछले 25 साल का डेटा निकाल कर देख लो, 80% equity portfolio and a 20% fixed income plus gold portfolio has low volatility than 100% equity portfolio and the returns are at par. कीर्तन शाह इंडिया में सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन क्राइसिस को प्रिडिक्ट किया था। आज वो 2500 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट वेल्थ मैनेज करते हैं और अब वो अपनी रियल वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क शेयर कर रहे हैं ताकि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सको। तो अपने गोल्ड में 100% रिटर्न कमाया है। Our average was 48 to 50,000 and we exited at 98,000. कितने टाइम स्पैन में था ये? 2 years, 2.5 years. इसमें जो कैटेगरी ऑफ स्कीम्स है इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं इन मोस्ट ऑफ दीज कैटेगरीज? अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ICICI और निपॉन आर 2 great AMCs to work with. I want to ask you $1 million question, okay? Yes. We as individuals, how to understand कि interest rate अभी आगे बढ़ेगा, कम होगा? एक तो ये तरीका है, but let's say you want to be in a position to predict on your own and not read their comment, okay? इसके लिए कोई हैक बताओ। Here's what you can do. What are the type of fixed income product? Like equities में अगर देखें तो बहुत सारे अलग अलग products होते हैं, फंड्स में भी बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होते हैं, तो फिक्स्ड इनकम में कैसे स्टार्ट करना है? If you really ask me where should you ideally do fixed income outside of this, I think I would do वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। फिक्स्ड इनकम मेरे लिए है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरे को लगता है आई एम 26 राइट नाउ, अभी मैं रिस्क ले सकता हूँ। इक्विटीज में जब मुझे 17-18% मिल सकता है तो मैं क्यों फिक्स्ड इनकम में जाऊँ जहां पर मुझे 7-8% का रिटर्न मिलता है। तो आपको मुझे आज कन्विंस करना है कि सबसे पहले डू आई नीड फिक्स्ड इनकम एंड देन वील गेट इनटू द फर्दर क्वेश्चन। कुशल, सबसे पहले तो यू शुडंट हैव सेड योर एज। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील कर रहा हूँ अभी। नहीं, जोक्स अपार्ट, लुक, आई थिंक फिक्स्ड इनकम इज रिक्वायर्ड बाय एवरीबॉडी। आप अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट, तो या तो एक इन्वेस्टर कॉन्जर्वेटिव रहेगा या एक इन्वेस्टर अग्रेसिव रहेगा। अब कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर की बात करोगे तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि उसको फिक्स्ड इनकम क्यों चाहिए। उसको प्रॉबली 70-80% फिक्स्ड इनकम ही चाहिए, तो दैट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर अस टू डिस्कस। पर अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करोगे, लाइक यू सेड, मेरे पास बहुत सारे सेम कॉन्वर्सेशंस होते, क्योंकि क्लाइंट्स टिपिकली ये पूछते बोलते हैं कि यार मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, वॉलेटिलिटी चलेगी पोर्टफोलियो में, तो क्यों फिक्स्ड इनकम रेकमेंड कर रहे हैं? एंड आई टेल देम 2 थिंग्स। फर्स्ट, अगर आप पिछले 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का डेटा निकाल कर देख लो, दैट 80% equity portfolio and a 20% fixed income plus gold portfolio has low volatility than 100% equity portfolio and the returns are at par. Returns are at par. At par. Okay. Okay. और मैं सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऑल सेट्स, राइट? सो फर्स्ट, पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी और आपके रिटर्न्स हर्ट नहीं हो रहे इन द लॉन्गर फ्रेम ऑफ टाइम। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, हाउ डू यू रियली मेक रिटर्न्स और हाउ डू यू मेक लार्ज अल्फा? आप बड़ा अल्फा तब बना पाते हो जब आप प्रॉबली डिप्स को अच्छी तरीके से बाई कर पाओगे, राइट? अब मैंने पर्सनली खुद के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 4 साइकिल्स देखी है। मैं 2006 से इन्वेस्टर हूं, 2008 की साइकिल देखी है, 2013 की साइकिल देखी है, 2018 की साइकिल देखी है और 2020 की साइकिल देखी है। और अगर आप 2024 अक्टूबर से 2025 मार्च की भी एक साइकिल गिनो तो 5 साइकिल हो जाएगी। आई हैव सीन 5 falls and rise in cycles and I've realized one thing, मेरे साथ भी और जो मैं इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करता हूं उनके साथ भी, एज एन इन्वेस्टर आपको ये तो पता है कि आप अग्रेसिव हो, मार्केट में पोर्टफोलियो गिरेगा तो आपकी रात की नींद हराम नहीं होगी। आपको ये भी पता है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट गिरेगा तब आपको खरीदना चाहिए, राइट?
पिछले 45 इयर्स का डेटा है. आउट ऑफ 45 इयर्स, 40 इयर्स मार्केट्स इंट्रा ईयर 10% गिरते फ्रॉम द हाइज. 45 में से 40 इयर्स मार्केट का जो हाई बना होगा उस साल, वहां से 10% मार्केट हर साल गिरा है. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज उन 40 इयर्स में से 36 इयर्स मार्केट है स्टिल क्लोज पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द ईयर. सो इट्स अ नो ब्रेनर कि मार्केट 10% का इंट्रा ईयर डिप देगा. द पॉइंट इज कि आपके पास इनफ पैसा होगा तब खरीदने के लिए. आपका पोर्टफोलियो जब छोटा होता है ना, देन इट्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो है. आप शायद सैलरीज में से पैसा मैनेज करके इन्वेस्ट कर दोगे तो पोर्टफोलियो एवरेज हो जाएगा. पर पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा तब आपकी सैलरी या वैसा कैश फ्लो से पोर्टफोलियो एवरेजिंग नहीं कर पाओगे आप. इज वेयर यू नीड अ साइजेबल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन एक्चुअली डिप्लॉय. सो इमेजिन अ सिचुएशन, 2020 मार्केट गिरा, ठीक है, 40% मार्केट गिर गया. आपको पता है कि ये नो ब्रेनर है, मुझे खरीदना चाहिए, पर आपके पास पैसा ही नहीं है, क्या करोगे? सो एज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर इट इज नॉट ओनली कि यार मैं पोर्टफोलियो में डिप देख सकता हूं, मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकता हूं. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि 40% डिप आया तो क्या आपके पास साइजेबल पैसा है उस डिप को खरीदने के लिए. देन द अल्फा दैट यू मेक इज सिग्निफिकेंटली हायर. सो व्हाट a gold or a fixed income allocation of 20-30% in your portfolio does is कि जब equity गिर रहा है वो तो negatively correlated है in the short term, तो वो ऊपर जाएगा. तो point number 1, वो आपके portfolio को थोड़ा सा पहले बैलेंस कर रहा है. मार्केट 40 गिरा है तो आप शायद 20-25 गिरोगे, और वो बढ़े हुए पोर्टफोलियो पे 20% जो पॉजिटिवली इंपैक्टेड है इवन व्हेन इक्विटीज आर फॉलिंग, वो निकाल कर जब आप इक्विटीज खरीद पा रहे हो नीचे, राइट, दैट गिव्स यू द किकर इन द पोर्टफोलियो. So even an aggressive investor should definitely have this allocation, क्योंकि every year इंट्रा ईयर 10% मार्केट गिरता है, हर 5 साल में 20% गिरता है, और हर 8 या 10 साल में 40% का फॉल आता है मार्केट में. You need that money to be able to buy the markets. So if you are able to do this, then you are doing much more than 100% equity portfolio. That's my reasoning of why I have a 20-30% allocation to gold or fixed income in your portfolio. मेरे को ये समझ नहीं आया कि रिटर्न्स एट पार कैसे, अगर 100% इक्विटी है और 80% इक्विटी और 20% फिक्स्ड इनकम है, तो रिटर्न्स पार एट पार कैसे, एंड क्या डेटा पॉइंट लिया हुआ है इन दिस assumption? So like I said, 5 year trailing return, 10-year trailing return, 15, 20, 25-year trailing return, standard deviation, right? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम का एवरेज भी देखोगे ना, 8-8.5% रिटर्न है, राइट. प्लस देयर इज दिस गोल्ड एंगल दैट प्लेज आउट, राइट. सो गोल्ड प्लस फिक्स्ड इनकम इसीलिए बोल रहा हूं. सो गोल्ड एंड फिक्स्ड इनकम आपके पोर्टफोलियो का रिस्क सिग्निफिकेंटली लोअर कर देता है वर्सेस इक्विटी. एंड गोल्ड प्लस फिक्स्ड इनकम 20-25-30% इन द पोर्टफोलियो इज नॉट हर्टिंग योर रिटर्न्स, एटलीस्ट एज पर द लास्ट 25 years of data. So it's a brilliant proposition to have, and which is why you hear anybody who's a probably sophisticated investor or a matured investor will always say कि asset allocation रखो, don't go 100% on either side. I mean, today everybody wants to buy into gold and silver, unfortunately, but I'm sure 3 years later they will repent buying into the FOMO today. So आपने कितना परसेंटेज allocate किया आपके पोर्टफोलियो का टू फिक्स्ड इनकम? So I have a 20% allocation, but look, I am a professional in this business. तो मेरा जरूरी नहीं है कि वो 20% पूरा fixed income में हो. My 20% so far was to gold that I exited and now is fixed income. But for the last at least 8-9 months, it was not fixed income. Okay. It was fixed income prior to that. But if I can tell you, over the last 2 years, we've done a 12.5% CAGR on fixed income also. Wow. Right? So if you understand how to play this cycle, you will easily be able to make double-digit returns in your fixed income also. And hopefully in the conversation going forward, I'll explain to you how we do it. आपने गोल्ड बेच के फिक्स्ड इनकम में क्यों डाला? Anybody who's followed me on social media will know this. I have been long on I've been long on gold since 48,000. I came out of gold much earlier. I sold my gold at 98,000. आज तो शायद 1,25,000 है, तो मैंने 25% की रैली मिस कर दी है, but that is okay. I mean,
आई एम नॉट समबडी who's looking at it this way कि मैंने 25% की रैली मिस कर दिया. आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने 100% की रैली कैप्चर कर ली, राइट? पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड इट्स प्रोबेबली ओवरडन, राइट? अभी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है दैट आई कैन टॉक टू यू ऑफ व्हाई आई थिंक गोल्ड इज ओवरडन. क्योंकि कल उठकर मुझे ऐसा लग रहा है दैट समथिंग टर्न्स आउट टू बी करेक्ट in the US specifically, right? Gold will suddenly start seeing a rewind. And I have studied gold cycles all my life. And I can tell you, in the last 25 years, there were 3 cycles in gold. Where first cycle 9 years, second and third cycle 7 years, where gold has practically given 0 returns. तो अगर आपने पीक पे गोल्ड खरीदा होता तो 9 साल लगता फॉर यू टू गेट पॉजिटिव ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. ऐसी 3 साइकिल थी. 9 years 0 return, 7 years 0 return and 7 years 0 return. So with this experience, now that I made 100% on gold, I didn't want to be too lalchi, if I may say so. तो ठीक है, but at the same time we thought that fixed income was giving us an opportunity that we did not want to miss out on. तो आपने गोल्ड में 100% रिटर्न कमाया है मोटा. So our average was 48 to 50,000 and we exited at 98,000. कितने टाइम स्पैन में था ये? 2 years, 2.5 years. नाइस. एंड इसमें अभी फिक्स्ड इनकम अगर सपोज मुझे इन्वेस्ट करना है तो कौन से प्रोडक्ट्स है, व्हाट आर द टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, एंड एक करके मेरे को बस समझना है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है. बिकॉज जैसे आपने बोला कि इसमें भी काफी इक्विटीज में अगर देखें तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, फंड्स में भी बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होते हैं. तो फिक्स्ड इनकम में कैसे स्टार्ट करना है, कौन से टाइप के फिक्स्ड इनकम है, एंड देन वील गो डीप. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, कुशल, एंड आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि लोगों को फिक्स्ड इनकम को लेकर एक मिसकंसेप्शन है, और वो मिसकंसेप्शन ये है कि आज अगर मैं एफडी में पैसा डालूंगा तो वो रिस्क फ्री है. ओके ऐसा नहीं है. आप किसी से भी पूछ लीजिए जो व्यूअर्स है, यहां पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर दे, क्या एफडी में पैसा रोकने पे रिस्क है? 100 लोग अगर आंसर करेंगे उसमें 99% लोग ये कहेंगे कि कोई रिस्क नहीं है. आई विल गिव यू 4-5 रिस्क्स दैट इवन अ फिक्स्ड डिपॉजिट हैज, बट वी डोंट लुक एट इट एज अ रिस्क. देखो हम क्या रिस्क देखते हैं, वी ओनली लुक एट रिस्क एज डिफॉल्ट रिस्क, कि मैंने पैसा दिया, क्या मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस आएगा? हमको फिक्स्ड इनकम में सिर्फ वही रिस्क लगता है. तो चलो मान के चलते वो रिस्क शायद फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं है, राइट? आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेलिंग के यार 5 लाख तक की कवर्ड है और 6 लाख डाला और बैंक बस्ट हो गया तो 1 लाख नहीं मिलेगा. थोड़ा सा सुपरफिशियल है. आई विल अज्यूम कि यार बैंक में आपने नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक में डाला है तो उसमें रिस्क नहीं है आपका पैसा. पर दूसरे 3-4 दूसरे रिस्क है जो लोग समझते नहीं है. सबसे पहला इन्फ्लेशन रिस्क. What is inflation risk? I will get trolled for saying this, but I still want to make this bold comment. Suppose if I ask you, what is more risky? Is fixed deposit more risky or stocks more risky? Right? What do you think should be the right answer? I mean, stocks should be more risky. Stocks should be more risky, right? I have a very different thought process, right? And I'm saying this at the sake of understanding I'm going to get trolled. I think fixed deposit is more riskier than stocks. Stocks में at some point in time अगर आपने इंडेक्स खरीदा है तो कितना भी नीचे गिरा है वो some point in time ऊपर आएगा. Last 45 years of history, right? 1992 में गिरा, 2000 में गिरा, 2008 में गिरा, जितनी भी बार गिरा है वापस ऊपर आया. Fixed deposit is a guaranteed loss. Let's say you are in the 30% tax bracket. आज फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दे रहा है? 6%. ओके सो आपने 6% में फिक्स डिपॉजिट किया, आपको 30% टैक्स लग गया, 1.8% टैक्स है, आपके हाथ में आया 4.2. नाउ फॉरगेट अबाउट द इन्फ्लेशन नंबर दैट द गवर्नमेंट कोट्स. व्हाट डू यू थिंक इज अ फेयर इन्फ्लेशन नंबर इन इंडिया टुडे? 6%. यानी आपका 100 रुपया जिससे आप ये शायद ग्लास खरीद सकते हो आज, आपने बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखा सोचकर कि अगले साल मुझे 106 रुपया मिलेगा तो ये ग्लास भी खरीद लूंगा और 6 रुपया एक्स्ट्रा बच भी जाएगा. अब 1 साल बाद जब आप ये ग्लास खरीदने गए तब आपको पता चला कि आपको तो सबसे पहले 104.2 मिला है क्योंकि 30% तो टैक्स भरना है, और ये ग्लास 6% इन्फ्लेशन की वजह से 106 रुपए का हो गया.
तो जो 100 रुपए में आप ग्लास खरीद पा रहे थे, अब आपके पास 104.2 होने के बावजूद आप ये ग्लास नहीं खरीद पा रहे हो, आपको 1.8 रुपीस का लॉस हो गया, गारंटीड। गो एज डीप एज यू वांट इन द हिस्ट्री। टैक्स भरने के बाद आपके पास जितना रिटर्न बचता है, दैट नेवर बीट्स इन्फ्लेशन इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑफ कोर्स रिस्क है स्टॉक मार्केट में, पर उस रिस्क को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, डिफॉल्ट नहीं कहते। आई एम अज्यूमिंग इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इन्फ्लेशन रिस्क है, गारंटीड लॉस है अगर आप फिक्स्ड इनकम में ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे टैक्स के बाद। फर्स्ट। सेकेंड, आपने फिक्स्ड इनकम में पैसा डाल दिया तो दो चीज हो सकती है। एफडी में पैसा डाला, उसके बाद दो चीज हो सकती है, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या तो इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है आपके पैसा डालने के बाद। लेट्स एनालाइज बोथ। लेट्स से आपने एक फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाला 5 साल के लिए, और वो फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 6% रिटर्न दे रहा है। ओके, नाउ सडनली मैच्योरिटी पे जब आपके पास 100 रुपया प्लस इंटरेस्ट वापस आया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 4% हो गया। तो अब आपके पास 100 रुपया प्लस इंटरेस्ट आया है, अब आप उसको वापस डिप्लॉय करने की कोशिश करोगे तो आपको सिर्फ 4 रुपया मिलेगा या 4% मिलेगा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू री इन्वेस्ट इट, you are getting much lower than what you originally got. Let's look at it the other way around. आपने पैसा लगाया फिक्स डिपॉजिट में 6% पे 5 साल के लिए, और आपके पैसा लगाने के बाद इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ गए। आपके फिक्स डिपॉजिट करने के एग्जैक्टली 5 या 6 महीने बाद वही बैंक वही 5 साल के फिक्स डिपॉजिट पे अब 7% दे रही है, पर आप तो 6% में लॉक इन हो गए, राइट? इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो इतने सारे रिस्क्स है जो हम नहीं समझते, क्योंकि हमको लगता है कि रिस्क का मतलब सिर्फ डिफॉल्ट है। सो ऑल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल डू, every traditional investment will have one of these risks, right? And you have to be very careful, which is why deciding कि बॉस इनमें से कौन सा मेरे लिए अच्छा है. So before I move to my preferred option, I will tell you 2-3 that amongst the traditional fixed income I am very happy कि लोगों को वो देखना चाहिए, उनको पता ही नहीं है. तो मान लीजिए अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर हो, ठीक है, और छोटी टिकट साइज में इन्वेस्ट करते हो 5 लाख से नीचे, ट्रेडिशनल पीएसयूज या प्राइवेट बैंक्स के पास जाने से अच्छा गो टू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक. दे आर ऑल्सो कवर्ड अप टू 5 लाख रुपीज बाय द सेम इंश्योरेंस लाइक योर पीएसयूज एंड प्राइवेट कंपनीज आर, बट दे विल पे यू 1.5% more. Today PSU banks are paying 6.5. There are small finance banks paying you 8.5. Right? There is something that you can do called the post office monthly income scheme. Pays you 8.2%. Post office, it's guaranteed by the government. क्या होता है ये? Right? तो आप post office, I'm sure all of us know what a post office is. Yeah, so you go to a post office and you deposit 10,000 rupees with them. And at 8.2%, they pay you monthly payouts. Right? And tax free होता है क्या ये? नहीं, it's taxable. It's taxable. So I'll come to the tax-free option that I find very interesting. तो या तो आप सैलरीड हो, या तो आप, तो पहला एंगल हो गया कि आप एफडी कर रहे हो, उससे अच्छा तो यार स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले जाओ या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में डाल दो. दोनों में 8% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, आपको 6.5 मिल रहा है इधर, राइट? अब टैक्स फ्री वाला एंगल लेके आते हैं. टैक्स फ्री एंगल में आपके पास दो ऑप्शन है. सपोज इफ यू आर सैलरीड, ओके, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर for you to try and invest through employee provident fund, right? Today your employee provident fund, if I'm not wrong, is paying you 8.2%, right? शायद 10 पैसा ऊपर नीचे होगा, but as far as I remember it's 8.2%. Now assume you are in the 30% tax bracket. Do reverse calculation कि 8.2% कमाने के लिए प्री टैक्स कितना होना चाहिए? 11.7%. यानी आपको एक प्रोडक्ट 11.7% रिटर्न दे रहा है, जिसपे आप 30% टैक्स भर रहे हो, तब जाके आपके हाथ में 8.2 आ रहा है. सो इफ यू आर गेटिंग 8.2% टैक्स फ्री आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, तो उससे बेहतर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट?
you can invest over and above your salary or whatever is getting deducted automatically. You can invest more, called voluntary provident fund. तो अगर आपको फिक्स्ड इनकम में एलोकेशन करना है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो. 8.2% टैक्स फ्री इज नो ब्रेनर. बट मान लो आप यू आर नॉट वर्किंग in an organization who has an EPF or whatever, then you do PPF. 7.1% tax free, right? But like I said, all of these has risk amongst the ones that I spoke to you of. Like say for example, PPF. आपको लगेगा PPF में क्या रिस्क है यार? 15 years tenure. Of course, बीच में there are options that you can remove money. Like 7th year के बाद आप थर्ड ईयर एंड या फोर्थ ईयर बिगिनिंग का 50% पैसा निकाल सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट. बट मोटा मोटा इट इज लॉक्ड इन फॉर 15 years. नाउ व्हाट इफ यू नीड मनी, राइट? सो देयर आर रिस्क्स दैट यू एंड आई डोंट जनरली एट्रीब्यूट टू एज रिस्क इन द नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. बट ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम में दिस इज ब्रिलियंट इन माई ओपिनियन. बट if you really ask me, where should you ideally do fixed income outside of this for sophisticated investors? I think I would do mutual funds. Why? Of course, I am not talking about, or I am not saying कि यार ये EPF या PPF या ये भी जो हम लोग ने जो भी डिस्कस किया उसका रिप्लेसमेंट है. उसका ऑडियंस अलग है और ऑडियंस वो उस तरीके की जो इन्वेस्टिंग करते हैं ना वो यहां कभी नहीं आएंगे. बट मान लीजिए आप मेरी जैसी इन्वेस्टिंग करते हो कि मार्केट गिरेगा तो मुझे ये लिक्विड पैसा चाहिए जो मैं मार्केट में डालकर मार्केट को नीचे से खरीदूं, पर आई डोंट वांट दिस टू अंडर परफॉर्म, राइट? उन लोगों के लिए डेट म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे. व्हाई? ऑल द रिस्क दैट आई स्पोक टू यू ऑफ कैन बी टेकन केयर ऑफ, राइट? यहां डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आप जब एक म्यूचुअल फंड में पैसा रोकते हो तो वो 50-100 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है. तो एक आध बॉन्ड बीच में डिफॉल्ट भी हो गया तो आपका रिटर्न 8% की जगह पे 7.8 हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि आपका 0 हो गया पैसा, राइट? रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क दैट आई स्पोक टू यू ऑफ इज एग्जैक्टली व्हाट द जॉब ऑफ द फंड मैनेजर इज. तो जो फंड मैनेजर है उसका यही तो काम है कि वो सिलेक्ट करे कौन से बॉन्ड में मुझे पैसा डालना है, कैसे रीइन्वेस्टमेंट रिस्क को मुझे टैकल करना है. और फुल लिक्विडिटी है. आप आज एग्जिट बटन दबाओ, 1 या 2 दिन में पैसा आ जाएगा. पर आप वो म्यूचुअल फंड्स में आप पीपीएफ में, ईपीएफ में, एफडीज में नहीं कर सकते. आई मीन कर सकते हो पर आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे वो लोग. सो आई थिंक डेट म्यूचुअल फंड इज अ ब्रिलियंट वे टू एलोकेट टू फिक्स्ड इनकम. एंड आई कैन टेल यू आप आराम से इज अ रॉन्ग वर्ड, बट आप फिक्स्ड इनकम में भी डबल डिजिट रिटर्न्स निकाल सकते हो प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डू इट. Before we get into the discussion on the factors to consider before investing in bonds and mutual funds, आपने बताया कि आपकी fixed income journey में 12.5% का कैगर हुआ है. Can you just walk me through your fixed income journey? आपने कब डिसाइड किया आपके लाइफ में कि fixed income में मुझे स्टार्ट करना है? कौन सा फर्स्ट म्यूचुअल फंड या इंस्ट्रूमेंट आपने इन्वेस्ट किया एंड देन क्या चेंजेस किए फिक्स्ड इनकम के आपके पोर्टफोलियो में? तो वेरी ऑनेस्टली मेरा बैकग्राउंड, बिकॉज आई वाज हेडिंग ट्रेजरी फॉर एन एनबीएफसी, तो फिक्स्ड इनकम इज एक्सट्रीमली नेचुरल टू मी. तो मैं फिक्स्ड इनकम मार्केट से बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ. लोगों को इक्विटी नेचुरली आता है, मुझे फिक्स्ड इनकम नेचुरली आता है. हैविंग सेड दैट, आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर कि अगर आपको फिक्स्ड इनकम समझता है आप इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे. टुडे whatever is happening in Japan with respect to the Japanese bond yields, right? अगर आपको फिक्स्ड इनकम नहीं समझता है तो आपको पता ही नहीं है कि वो ग्लोबल मार्केट्स को कैसे इंपैक्ट करेगा. और किसी भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर को पूछ लीजिएगा, आपको अगर इक्विटी मार्केट में ट्रबल ढूंढना है तो पहले फिक्स्ड इनकम में दिखेगा. तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई एम अ डीप फैन एंड वेरी डीपली रूटेड इन द फिक्स्ड इनकम स्पेस इन जनरल. तो मैं तो फिक्स्ड इनकम में 2008-9 से इन्वेस्ट कर रहा हूं. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर. आप एसआईपी करते हो क्या इसमें? नहीं, मैं देखो मेरा एलोकेशन डेट में इज वेरी टैक्टिकल इन नेचर, राइट? मैं तो उसमें डबल डिजिट रिटर्न निकालने के लिए इन्वेस्ट करता हूं, राइट? और उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता हूं कि मार्केट गिरा तो ये पैसा इक्विटी में चला जाए. तो माई थीसिस इज वेरी सिंपल,
राइट? एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दिस इन द पॉडकास्ट कि कैसे व्हेन इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट, ओके, आपको क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसे व्हेन इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट आपको वो पैसा ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए. सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ गया ना, आई डोंट सी अ रीजन व्हाई यू कांट डू अ 9, 9.5, 10, 11 काइंड ऑफ रिटर्न ओवर 18, 24 months ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन. हाँ, पर ये दो चीज आपको समझना जरूरी है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि अब क्रेडिट की साइकिल है या ड्यूरेशन की साइकिल है. तो इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, बट जस्ट बिफोर दैट अगेन, सो 2009 में आपने इन्वेस्टिंग चालू किया फिक्स्ड इनकम में, एंड आपने फिर 2009 से लेके 2025 तक, इट्स बीन व्हाट 16 इयर्स, तो 16 साल से आप फिक्स्ड इनकम पे इन्वेस्ट कर रहे हो. ये फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो का क्या अगर आपने कैलकुलेट किया कितना होगा? नहीं, वेरी ऑनेस्टली नहीं किया है, बट आई कैन टेल यू इट इज इजीली अपवर्ड्स ऑफ 10%. ओके, easily upwards of 10%. I don't want to quote you a number because very honestly I have not calculated. fair, But I can tell you how generating a double digit return is not a big thing in fixed income. ठीक है, फेयर. तो समझते हैं ये दोनों. आपने बताया इंटरेस्ट रेट्स अगर बॉटम आउट हुए तो क्रेडिट रिस्क वाले जो चीज़ें उसमें मतलब जाना है, या ड्यूरेशन वाले इसमें जाना है. तो एकदम बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि ड्यूरेशन होता क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट ये सब होता है, तो इन सब से बॉन्ड मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है? सी, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ रिस्क है, वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बॉन्ड्स में फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें भी कुछ रिस्क है, और उस रिस्क से ही रिटर्न बनता है, राइट? तो कौन से दो एकदम अपेरेंट रिस्क है जो आपको समझना चाहिए, और अगर वो दोनों रिस्क समझ गए आप तो आपको प्रॉबेबली समझ जाएगा इन साइकिल्स को प्ले कैसे करना है, राइट? तो सबसे पहला रिस्क बॉन्ड्स में, राइट? तो आपको ये समझना है, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स 50 या 100 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो बॉन्ड्स में क्या रिस्क है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहला रिस्क बॉन्ड्स में है क्रेडिट रेटिंग. अभी क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इज कि मैं जिस बॉन्ड में पैसा रोक रहा हूं उस बॉन्ड में कितना रिस्क है. अभी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, सपोज इफ आई आस्क यू कि 3 बॉन्ड्स मैंने आपको दे दिए, सो सपोज एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं आपको 3 बॉन्ड्स दे दूं और मैं आपको कोई इन 3 में से कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, तो आपका पैरामीटर इन 3 में से कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक बेसिक होगा, कौन मुझे ज्यादा रिटर्न दे रहा है. यू डोंट लुक बियॉन्ड दैट, राइट? बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स बियॉन्ड दैट. द फर्स्ट स्टेप इज कि यू विल सी कि इस बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग क्या है. 9 out of 10 बॉन्ड्स इन द मार्केट विल बी क्रेडिट रेटेड. क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है? तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसे ही नाम ले रहा हूं, राइट? रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्केट से 500 करोड़ रुपया बोरो करना है, ओके? तो रूलिंग ये है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट में जाएगा 500 करोड़ रुपया डेट में बोरो करने के लिए, तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री को एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाना पड़ेगा. वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिलायंस का फाइनेंशियल हेल्थ समझने की कोशिश करेगी. P&L, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, कौन से सेक्टर में है, फ्यूचर आउटलुक, पास्ट में क्या किया, कितना डेट है, कितना एसेट्स है, लायबिलिटी है, ऑल ऑफ दैट, एंड इट विल गिव रिलायंस अ रेटिंग. दैट रेटिंग इज पब्लिश्ड. वो रेटिंग देखकर आप समझ सकते हो कि इस बॉन्ड में पैसा डालने का मुझ पर कितना रिस्क है, राइट? इट इज एज सिंपल एज दिस. सो इट इज बेसिक. I mean, it's extremely basic. Anybody who I think largely will be able to understand. अगर AAA रेटिंग दी है, इसका मतलब है एज पर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस बॉन्ड में पैसा डालने का रिस्क कम है. उसके नीचे की रेटिंग है AA+, उसके नीचे की रेटिंग है AA-. सो suppose if I give you 2 bonds, one bond is AAA, another bond is AA-. It is very clear कि AA- में as per credit rating agency AA- में इन्वेस्ट करने पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है वर्सेस AAA, so you will expect more returns to invest in this bond क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो. उसके नीचे की रेटिंग है A+, then A-, then BBB+ and BBB-. इधर तक
ग्लोबली यू कॉल दिस एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड. अगर इसके नीचे रेटिंग्स चली गई, ग्लोबली यू कॉल इट जंक रेटिंग्स, राइट? सो BB+, BB-, B+, B-, C+, C- and D are all junk ratings. But this needs no brainer, right? किसी को भी समझ जाएगा that a AAA is better than a BB, right? So the first thing that you have to understand is कि हर बॉन्ड की ऐसी एक रेटिंग होगी. ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है कैसे असाइन करती है ये रेटिंग्स, क्या फैक्टर्स होते हैं उनके? सो लाइक आई सेड, दे लुक एट मल्टीपल थिंग्स. जैसे दे विल लुक एट द P&L कैश फ्लो बैलेंस शीट एज ऑफ टुडे, लास्ट 3 years, प्रोजेक्टेड 3 to 5 years, राइट? वो लोग पैसा ले रहे, वो कहाँ यूज करने वाले हो, उनके पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उनके सेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो इंपैक्ट नहीं कर रही है उनके सेक्टर्स को. एंड वंस द रेटिंग इज इशूड, दीज रेटिंग एजेंसीज कंटिन्यूअसली कीप checking the ratings on a regular basis, right? So these are the rating agencies that probably Reliance can reach out to saying मेरे को rating चाहिए. अब इसमें समझने की क्या जरूरत है? Look, who pays the rating agency? The company. Reliance, right? अब Reliance को भी पता है कि मुझे अगर ये AAA रेटिंग मिलेगी तो मैं मार्केट से 6% में पैसा बोरो कर पाऊंगा, पर मुझे AA रेटिंग मिलेगी तो मुझे 7.5% देना पड़ेगा. तो इट्स अ catch-22, राइट? कि मैं रिलायंस हूं, मैं ही रेटिंग एजेंसी को हायर कर रहा हूं, मैं ही उसको पैसा दे रहा हूं, तो मैं ऐसी रेटिंग एजेंसी को हायर करना चाहूंगा जो मुझे बेटर रेटिंग दे. इसीलिए इन रेटिंग एजेंसीज में भी whoever are in the business, they understand कि कौन सी अच्छी रेटिंग एजेंसी और कौन सी खराब है. Like say for example, if you look at CRISIL and ICRA, they are regarded as probably the best of the rating agencies. Versus, let's say, a Brickworks. So you will see in the real world that Reliance को, क्योंकि Reliance का नाम ले रहे हैं, right? Reliance को अगर CRISIL AA+ रेटिंग देता है ना, तो Reliance can go to Brickworks और Brickworks उसको AAA रेटिंग दे देगा. Right? So you take it with a pinch of salt, but as a retail investor, I think this is a brilliant proposition for you to invest. क्योंकि आपको तो अदरवाइज भी कुछ नहीं पता है, पर आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा और बहुत इजी है समझना कि 2 बॉन्ड्स में एक AAA और दूसरा A है, तो बस AAA में रिस्क कम है और A में रिस्क ज्यादा है. अब रिलायंस 2 तरीके की बोरोइंग्स कर सकता है. एक बोरोइंग है लॉन्ग टर्म और एक बोरोइंग है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म का मतलब है फिक्स्ड इनकम मार्केट में लॉन्ग टर्म को 1 साल से ज्यादा माना जाता है. ओके, अनलाइक इक्विटीज वेयर लॉन्ग टर्म हैज अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन. तो यहां पर मान लीजिए रिलायंस ने 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का बॉन्ड निकाला या 10 साल के लिए मार्केट में गया कि मुझे 10 साल के लिए पैसा दो, तो उसमें ये रेटिंग्स एप्लीकेबल है जो हमने अभी डिस्कस की, राइट? जिसको आप NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं. सो व्हेन रिलायंस गोज टू द मार्केट एंड रेजेस 500 crore फॉर 3 years, तो रिलायंस आपसे 500 crore रुपया लेगा और आपको एक प्रोमिसरी नोट देगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा है कि मैंने आपसे 500 crore रुपया लिया है, इंटरेस्ट के साथ 3 साल बाद वापस कर दूंगा. उसे आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हो. बट यही रिलायंस अगर 3 महीने के लिए पैसा बोरो करेगा, राइट, तो चीजें चेंज हो जाएगी. लाइक इन इक्विटी यू हैव लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. तीनों को एक दूसरे से अलग किया है मार्केट कैप पे. तो आप कहते हो पहले 100 स्टॉक्स लार्ज कैप है मार्केट कैप पे, बाद में 101 से 250 मिड कैप है, 250 251 के नीचे स्मॉल कैप है. हाउ हैव यू कैटेगराइज्ड इट बेस्ड ऑन मार्केट कैप? सिमिलरली इन द फिक्स्ड इनकम स्पेस, ऑन द बेस ऑफ टाइम इट इज डिफरेंशिएटेड. सेम रिलायंस व्हेन बोरोस फॉर 3 years 5 years, आप उसको NCD कहोगे. बट द सेम रिलायंस अगर 3 महीना या 6 महीने के लिए बोरो करेगा ना, उसको आप कमर्शियल पेपर कहते हो, CP, राइट? अब CP में ये रेटिंग्स नहीं चलती है. CP में ये रेटिंग्स चलती है, शॉर्ट स्केल रेटिंग्स. तो CP में A1+ इज द हाईएस्ट रेटिंग, देन इज A1, देन इज A2+, देन इज A2, देन इज A3+, देन इज A3, so on and so forth. और दिस इज कॉल्ड द जंक रेटिंग.
तो अगर 1 साल से कम के लिए बोरो कर रहे हो तो ये रेटिंग है, और 1 साल से ज्यादा के लिए बोरो कर रहे हो तो ये रेटिंग है. क्योंकि हम इस टॉपिक पे है, आई विल मेक इट easier for the audience to understand. So look at the entire fixed income market into two segments. Okay. Everything in fixed income market is nothing but a promissory note. What's a promissory note? जो भी आपसे पैसा उधार ले रहा है वो आपको राइटिंग में देगा कि मैंने पैसा उधार लिया है, इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा. आप सिर्फ उसको अलग अलग नाम से बुलाते हो. एग्जाम्पल, आप बैंक में गए, आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा. Who's the borrower? The bank. तो बैंक आपको लिख कर देता है कि मैंने आपसे पैसा उधार लिया, आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा. आप उसको एफडी कहते हो. पर अगर आपने वही पैसा 3 महीने के लिए रखा तो आप उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हो. राइट. सेम पैसा अगर आप लेके रिलायंस के पास गए और रिलायंस के पास आपने इसको एज डिपॉजिट रखा 3 साल के लिए, तो रिलायंस आपको राइटिंग में देगा मैंने आपसे पैसा लिया, इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. पर वही पैसा अगर आप 3 महीने के लिए देते हो, सीपी, कमर्शियल पेपर. यही पैसा अगर आप गवर्नमेंट को 3 साल 10 साल के लिए देते हो, जीसेक, तो गवर्नमेंट आपको राइटिंग में देता है मैंने पैसा लिया, इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा. यही पैसा आप गवर्नमेंट को 3 महीने के लिए देते हो, ट्रेजरी बिल, टी बिल. सो द एंटायर फिक्स्ड इनकम मार्केट इज ब्रोकन डाउन इनटू लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर. बट एवरीथिंग इज अ बोरोइंग. किसी ने आपसे पैसा लिया है, वो सिर्फ आपको लिख के दे रहा है पैसा लिया, इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा. तो जितना भी 1 साल से कम है उसको ऐसे रेट किया जाता है, जितना भी 1 साल से ज्यादा है उसको ऐसे रेट किया जाता है. राइट. तो द फर्स्ट रिस्क दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड जब आप बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो है क्रेडिट रेटिंग. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ डज इट एक्चुअली इंपैक्ट. ओके, इस पे नहीं जाता. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ डज इट एक्चुअली इंपैक्ट. मान लीजिए रिलायंस का एक बॉन्ड था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसको AAA रेटिंग दे दी थी. ओके, तो AAA रेटिंग थी, बेस्ट रेटिंग थी. ओके, डिस्क्लेमर, AAA रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये नहीं कह रहा है ये कभी डिफॉल्ट नहीं होगा. वो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी और डिफॉल्ट इज लेस. ठीक है. तो अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने AAA दे दिया, रिलायंस ने क्योंकि AAA मिला, मार्केट में आया, उसने बोला बॉस मेरी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी एकदम कम है, 6.5% में पैसा रेस करना है 500 करोड़, कौन कौन दे रहा है? तो आपने पैसा दे दिया. ठीक है. अब ये बॉन्ड मार्केट में लिस्ट हो जाता है एंड एनीबडी कैन बाय एंड सेल दिस. अब 6 महीने बाद सडनली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वापस इसको रीइवैल्यूएट कर रहा है और उसको कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो वो रेटिंग एजेंसी रेटिंग को डाउनग्रेड कर देता है AA+. नाउ हाउ डज द मार्केट रिएक्ट? मार्केट सेज यार मैंने इसमें 6% में 6.5% में इन्वेस्ट करने का इसलिए अग्री किया था क्योंकि तब इसका रेटिंग AAA था. सो फॉर AAA आई वाज ओके टू गेट 6.5. पर अगर ये AA हो जाता है तो इसका रिस्क बढ़ गया, तो आई शुड बी कॉम्पेंसेटेड विथ हायर कूपन और हायर इंटरेस्ट. पर क्योंकि ये तो फिक्स डिपॉजिट जैसा प्रोडक्ट है, जिसने ले लिया उसको तो लास्ट तक होल्ड करना है और उसको 6.5 ही मिलेगा, तो मार्केट में बेच देता है क्योंकि रिस्क बढ़ गया आपका, पर आपको रिटर्न तो AAA का मिल रहा है. राइट. तो इफ एवरीबडी थिंक्स द सेम वे एंड दैट्स हाउ मार्केट इज बिल्ट, तो 100 रुपए का आपका जो बॉन्ड मार्केट में लिस्टेड था वो 95 हो जाएगा. तो जैसे ही आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरी, राइट, लोगों ने आपके बॉन्ड्स बेचना स्टार्ट कर दिए और वो 100 रुपए वाला बॉन्ड 95 हो जाएगा. नाउ व्हाट हैपेंस? व्हाई 95? बिकॉज देयर इज समबडी इन द मार्केट हु विल बाय इट एट 95. व्हाई? प्लीज अंडरस्टैंड, बॉन्ड और एफडी में कोई डिफरेंस नहीं है. एफडी कैसे ऑपरेट करता है? आपने 100 रुपया डाला, 7% हर साल मिलेगा, मैच्योरिटी पे 100 रुपया वापस. Look at all of these things that I spoke to you of exactly the same way. The only difference is कि ये listed है. तो रिलायंस का बॉन्ड 100 रुपया था, हर साल 6.5 मिलने वाला था और मैच्योरिटी पे 100 मिलने वाला था. ठीक है. अब सिर्फ ये लिस्टेड है, लोगों ने बेचा तो ये 95 हो गया. अब जो 95 पे खरीदेगा उसको तो वो सेम 6.5 मिलेगा और मैच्योरिटी पे सेम 100 मिलेगा. सो जो 95 पे खरीद रहा है उसको 6.5 से ज्यादा रिटर्न मिला. So he is okay to buy it at 95. But
whenever your credit rating drops, the thought is 100 रुपए वाला बॉन्ड 95 हो जाएगा. So your bonds will go down. And the reverse is also true. आपने अगर एक AA+ वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था मान लो 7% पे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसको AAA कर दिया, तो अब तो रिस्क कम हो गया आपका, पर आपको अभी भी ज्यादा 7% मिल रहा है, तो वो 100 रुपए वाला बॉन्ड 105 हो जाएगा. तो अब जो 105 पे खरीदेगा उसको 7 रुपये और मैच्योरिटी पे 100 रुपया मिलेगा. सो that is how it works. So the first risk that you have to understand is credit rating. आपने लिया, उसके बाद अगर रेटिंग्स गिरी तो बॉन्ड का भाव गिर जाएगा. आपने लिया और उसके बाद क्रेडिट रेटिंग बढ़ी तो बॉन्ड का भाव बढ़ जाएगा. इसमें बस एक क्वेश्चन है मेरा, तो अगर दो बॉन्ड्स है, एक है AAA रेटिंग 6% रिटर्न दे रहा है, एक है AA रेटिंग जो 7.5% रिटर्न दे रहा है. मी एज एन इन्वेस्टर आई विल गो टू AA विथ 7.5% बिकॉज मेरे को लग रहा है कि ठीक है 7.5% है, AA इट्स ओके मतलब इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो. तो एम आई रॉन्ग इन थिंकिंग दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग लाइक मी? सो आई वुड से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि 1-on-1 में आपको समझा नहीं पाऊंगा because it is extremely technical, I would say A- तक largely you are okay. Largely you are okay, right? पर आप कभी भी ध्यान रखिए कि आप एक इंडिविजुअल बॉन्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए. इंडिविजुअल बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की जगह पे 5, 7, 10 बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए. सो इवन इफ वन ऑफ योर कॉल्स गो रॉन्ग फॉर वॉट एवर रीजन, राइट, आप 10% कमा रहे थे, उसकी जगह पे 8.5-9 कमाओगे, कैपिटल इरोड नहीं हो जाएगा. द प्रॉब्लम इज इन द मार्केट के किसी को ज्यादा रिटर्न दिखता है ना तो वो पूरा पैसा लगा देता है. एंड दैट इज द प्रॉब्लम द म्यूचुअल फंड इज सॉल्विंग, राइट. जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो वो 100 बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, तो एक आध डिफॉल्ट भी हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. बट बिकॉज दिस इज अ one to many kind of a, right, I will not be able to personalize it, but in my opinion A- तक you are good. अब एग्जांपल्स दे सकते हो कौन से बॉन्ड्स है जो AAA आज के तारीख में, कौन से जो BBB है, मतलब एग्जांपल्स की which bonds are doing very well? So there are a lot of bonds, like say for example अगर आप देखो श्रीराम, Bajaj Finance, they are in this AA+, AA- kind of category, Okay. paying good 8.5, right. अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, right, let's say BBB-, a very popular company, Vint Wealth, right, they are an NBFC, they are a BBB-. So there are a lot of bonds which are placed in this category, right, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग products हैं. But like I said, bonds is a very sophisticated approach, bond खरीदना. क्योंकि अगर आप इक्विटी की तरह नहीं है, अगर आप गलत हो गए पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा. बिकॉज आपने 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लिया और कंपनी डिफॉल्ट हो गई, आपका पूरा पैसा गया. इक्विटी की तरह नहीं है कि गिरा और वापस रिकवर होगा. पर आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो वो तो प्रोफेशनल मैनेजर है, उसको पता है वो क्या खरीद रहा है, प्लस उसने 100 बॉन्ड्स खरीदे, तो इंपैक्ट आप पर नहीं आएगा एक आध दो बॉन्ड. विच इज व्हाई आई सेड व्हेन यू वांट टू बाय बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स, you should ideally buy 5, 8, 10 bonds and not put everything in one. And that also try not going below A-. Got it. Right? So that's the first thing to understand. Credit risk. Okay? The second thing, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो क्रेडिट में तो हम समझ गए, क्रेडिट रेटिंग ऊपर जाएगा, बॉन्ड प्राइस ऊपर जाएगा. क्रेडिट रेटिंग नीचे जाएगा, बॉन्ड प्राइस नीचे जाएगा. Now let's try and understand interest rate. This is a very interesting conversation, right? First, what is the thesis? The thesis is कि interest rates और bond की value inversely proportional है. Interest rates ऊपर जाते हैं, bond नीचे जाते हैं. Interest rates नीचे जाते हैं, bond ऊपर जाते हैं. Let's try and understand ऐसा क्यों होता है, right? This is the reinvestment risk concept that I spoke to you of earlier. मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट में या बॉन्ड में पैसा लगाया 100 रुपए पे, 7% रिटर्न दे रहा है, 5 साल की मैच्योरिटी है. तो बॉन्ड कैसे ऑपरेट करेगा? आपने 100 रुपया दिया, 7 मिलेगा 5 साल तक, और मैच्योरिटी पे 100 रुपया मिला. अब आपने ये बॉन्ड मार्केट में लिस्ट कर दिया है, ठीक है. अब आपके इन्वेस्ट करने के बाद
इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिर गए, मान लो सेम बॉन्ड का सेम इश्यूअर 6% में नया बॉन्ड निकाल रहा है 5 साल के लिए, पर आपको तो 7 मिला है, विल यू सेल इट और होल्ड ऑन? नया बॉन्ड मार्केट में 6% में मिल रहा है, आपको 7 मिल रहा है, मैं तो 7 ही लूंगा ना। आप होल्ड करोगे? अब आपके पास 2 ऑप्शन है नया पैसा डालने के लिए। नया बॉन्ड 6 में मिल रहा है, लिस्टेड बॉन्ड 7 में, कहां पैसा डालोगे? 6% वाले में या 7% वाले में? ऑफ कोर्स 7। सो ऑल द लिक्विडिटी रशेस टुवर्ड्स 7% बॉन्ड। तो 100 रुपए का बॉन्ड 105 में ट्रेड करने लगता है। सो व्हाट हैपेंड? 7% वाला जो आपका पुराना बॉन्ड था जो मार्केट में लिस्टेड था, वो 100 रुपए से 105 क्यों हो गया? क्योंकि नया बॉन्ड 6 रुपए पे मिल रहा, 6% पे मिल रहा है। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फेल फ्रॉम 7% टू 6%, आपके 7% वाले बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपए से 105 हो गई। सो व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, ये जो आपका पुराना वाला बॉन्ड है उसमें बॉन्ड की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उस बॉन्ड होल्डर को तो अभी भी 7% मिल रहा है और नए होल्डर को 6-5.5 मिलेगा जो नया इन्वेस्टमेंट्स करने वाले। विच इज वाई व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड गोज अप। नाउ लुक एट द रिवर्स। आपने 100 रुपया डाला, 7% गारंटी किया है 5 साल के लिए, अब ये लिस्टेड है। आपके पैसा डालने के बाद इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट वेंट अप। So the same issuer is now issuing a new bond at 8%, but you are stuck in 7% bond. Now you have new money. Where will you invest? 8%. 8%. So the liquidity moves out of the 7% bond. So this 100 rupee bond becomes 95. So when interest rates go up in the market after you've invested, right, the value of your bond falls. In the fixed income market, there are only these 2 primary reasons जिसकी वजह से या तो बॉन्ड का भाव ऊपर जाएगा या तो बॉन्ड का भाव नीचे आएगा। क्रेडिट रेटिंग ऊपर गई, बॉन्ड का भाव ऊपर। क्रेडिट रेटिंग नीचे आई, बॉन्ड का भाव नीचे। इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, बॉन्ड का भाव नीचे। इंटरेस्ट रेट नीचे गया, बॉन्ड का भाव ऊपर। ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको फिक्स्ड इनकम में और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। Can you give me an example of a bond, actual bond, जिसका इंटरेस्ट रेट में भी ऊपर जाने के बाद बॉन्ड प्राइस नीचे गया? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कौन सा बॉन्ड हुआ है ऐसा? एवरी बॉन्ड यू लुक एट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, GSEC, राइट? सो first, what is GSEC? GSEC is Government of India in every Feb, March, right? Because उनके पास बजट डेफिसिट ही होता है, right? They need more money than what they've made. So they always come out borrowing money from you and me. So every Feb and March the government comes out and says कि मैं 10,000 करोड़ 10 साल के लिए रेस कर रहा हूं। तो हम लोग सब उसमें पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं, बैंक्स पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट इज द बोरोवर, तो वो प्रॉमिसरी नोट देता है, पैसा लिया है रिटर्न कर दूंगा, उसको आप GSEC कहते हो, ठीक है? तो मान लो आपने 10 साल वाले GSEC में पैसा लगा दिया। Every year, the new 10-year bond that the government of India issues, that becomes your index. बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इक्विटी की तरह नहीं है कि सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है? फिक्स्ड इनकम में क्या होता है? GSEC इंडेक्स। तो यहां जैसे सेंसेक्स निफ्टी है, वैसे फिक्स्ड इनकम में GSEC इज द इंडेक्स। पर हर साल एक नया 10 साल का बॉन्ड इश्यू हो जाता है और उसका प्राइस बिकम्स द इंडेक्स, ओके? तो इफ यू सी इन द लास्ट, forget about the last 6 months because markets have been slightly trickier in that way, but you remove the last 6 months and go back 1 year from there. 10-year GSEC in India was trading at 7.4, it came down to 6.4. So that is the index that जो भी फिक्स्ड इनकम फॉलो करता है इंडिया में, वो उस इंडेक्स को फॉलो करता है, राइट? लाइक इक्विटी में आप सेंसेक्स निफ्टी को फॉलो करते हो। सो व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। इक्विटी जैसे एम्बिग्विटी नहीं है, राइट? इक्विटी में क्या है? प्रीपोजिशनिंग, स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर एंटिसिपेशन। यहां बड़ा सिंपल है, क्रेडिट रेटिंग गिरी, बॉन्ड का भाव गिरेगा। इंटरेस्ट रेट गिरा, बॉन्ड का भाव ऊपर जाएगा, राइट?
Of course, in the last 6 months, things have been slightly different. I don't want to go into the technicalities, but it is very simple in fixed income. All you have to understand is interest rate गिरेगा या बढ़ेगा, या credit rating ऊपर जाएगी या नीचे. If you are able to do that, brilliant. But please understand, this is slightly professional. ये फंड मैनेजर का काम है. आपको तो ये फिगर करना है कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं जो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर रहा है. क्योंकि अनलाइक इक्विटी, आप मार्केट में जाकर कोई बॉन्ड खरीद कर ये समझकर उसको ट्रेड करके पैसा नहीं बना पाओगे, राइट? क्योंकि इट्स ए इलिक्विड मार्केट. यू डोंट इवन, सपोज इफ आई आस्क यू, बॉन्ड्स कहां खरीदोगे बेचोगे, पीपल डोंट इवन नो, राइट? कहां पे खरीदते बेचते? सो इट्स लिस्टेड ऑन BSE NSE इन जनरल, राइट? बट देयर इज नो लिक्विडिटी, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसा लग रहा है कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मेरे को खरीदना है, तो आप गए प्लेटफॉर्म पे, आपने बिड डाला और सामने से आ जाएगा. इट इज स्टिल एन OTC मार्केट लार्जली. व्हाट इज OTC? यू विल हैव टू कॉल अ ब्रोकर, राइट? एंड द ब्रोकर विल प्लेस अ बिड फॉर यू. इट्स अनलाइक इक्विटी. तो आप बॉन्ड में इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, वो इंस्टीट्यूशंस का काम है. पर आपको ये समझना क्यों जरूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप इसे म्यूचुअल फंड में कैसे यूज करें. क्योंकि म्यूचुअल फंड में 16 अलग अलग टाइप्स की कैटेगरीज है, राइट? इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर भी यू कैन अंडरस्टैंड कि अब इन 16 में से मुझे कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए टू मैक्सिमाइज माई रिटर्न्स. आई होप दैट, या वेरी वेरी हेल्पफुल. तो अभी एक बात बताओ, तो दिस इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नाउ वांट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड. अभी आपने बता दिया कि ओके, फिक्स्ड इनकम में म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मेरी रिस्क डाइवर्सिफाइड है, एंड फंड मैनेजर का काम है कि 10, 15, 20 बॉन्ड्स में डालना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ हाउ डू आई एज एन इंडिविजुअल डिसाइड कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड आई शुड कंसिडर? ओके, सबसे पहले 16 अलग अलग कैटेगरीज है फिक्स्ड इनकम की. ओके, इन 16 कैटेगरीज को लार्जली 3 लॉजिक्स में डिवाइड किया गया है. ओके, फर्स्ट लॉजिक इज, जब आप वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फंड्स ऐसे कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी मैच्योरिटी कितनी है. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन. लुक एट ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन एंड मनी मार्केट. लुक एट अप टू मनी मार्केट. ओके, नाउ यू सी ओवरनाइट फंड. जब आप ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, वो ओवरनाइट म्यूचुअल फंड 50-100 बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं, पर कौन से बॉन्ड्स में? ऐसे बॉन्ड्स में जो एक दिन में मैच्योर होने वाले हैं, ओवरनाइट. जब आप लिक्विड फंड में पैसा लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड 50-100 ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं जो 91 डेज में मैच्योर होने वाले हैं. जब आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसा लगा रहे हो, तो वो ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं जिसकी मैच्योरिटी 3 से 6 महीना होगी. आप जब लो ड्यूरेशन बॉन्ड फंड में पैसा लगा रहे हो, तो वो ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं जिनकी मैच्योरिटी 6 से 12 महीना में होगी. और म्यूचुअल, जब आप मनी मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल में होगी. दैट इज हाउ ईच ऑफ दीज फंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब आप कहोगे यार लगता तो सेम ही है, मैं इसको यूज कैसे करूं? सिंपल. सपोज इफ यू गो टू द बैंक, राइट, हाउ डू यू डिसाइड कि कितने साल की FD करनी है आपको? जितना साल आपको इन्वेस्टेड रहना है. इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो अगर आपको 6 महीना इन्वेस्टेड रहना है, तो you will typically invest in ultra short term or low duration. Ideally, you should invest in ultra short term. क्योंकि low duration में आपको 6 से 12 महीना की मैच्योरिटी वाला बॉन्ड मिलेगा. तो वो तो ऐसे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे जो 12 महीने बाद मैच्योर होगा, पर आपको तो 6 महीने पे एग्जिट चाहिए. तो आइडियली आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पैसा लगाओगे. सपोज इफ यू से मैं 1 साल तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं, देन यू कैन डू लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट. All you have to do is map your investment horizon with the maturity. तो मान लीजिए 1 साल की आपकी टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट की, पर आप लिक्विड में डाल सकते हो. यस, आप डाल सकते हो, बट शुड यू? द आंसर इज नो, क्योंकि आपका रिटर्न इंपैक्ट हो जाएगा. सिंपल लॉजिक है. अगर आप किसी को
91 डेज के लिए लोन दे रहे हो वर्सेस 1 साल के लिए, थियोरेटिकली क्या लगता है रिटर्न किस में ज्यादा छूटेगा? रिटर्न किस में ज्यादा? Where will you make more returns? If you lend somebody a loan for 91 days or if you lend somebody a loan for 1 year? 91 days, no? No. So let me explain this, right? शायद 91 और 1 year में आपको ये फर्क नहीं समझेगा, but look at it this way. Where should you make more returns? अगर आप किसी एक कंपनी को 1 साल का लोन दे रहे हो या 10 साल का लोन दे रहे हो, the thought is percentage wise or absolute wise? either way. I mean absolute wise तो of course जो ज्यादा बड़ा रहेगा वो ड्यूरेशन वाला, but percentage wise I think lower वाला ज्यादा होना चाहिए ना, नहीं. So I'll explain to you. What is the basis of your assumption of return के रिस्क कितना ले रहा हूं मैं? आप किसी भी एक कॉर्पोरेट को 1 साल के लिए लोन दे रहे हो और उसी कॉर्पोरेट को 10 साल के लिए लोन दे रहे हो, रिस्क किस में ज्यादा है? 10 साल वाले में ज्यादा है, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी कि ये 1 साल में मेरा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं इज मच हायर देन प्रिडिक्टेबिलिटी कि ये 10 साल में मेरा पैसा लौटा पाएगा कि नहीं. The other way to look at it is also कि 10 साल के लिए मुझे एक steady flow of income मिल रहा है, तो I can charge a lesser interest rate versus 1 year जहां पर मुझे सिर्फ 1 साल के लिए मिल रहा है तो I'll charge more. That's a very good thought. That's a very good thought. But the market predetermines it, saying default risk to be slightly higher than reinvestment risk, right? क्योंकि आप कभी भी किसी भी बॉन्ड में पैसा रोकोगे तो एनालिसिस कैसे होता है? बाय प्रोफेशनल्स. पिछले 3 साल का डेटा, आगे के 3 साल का प्रेडिक्शन, आज का P&L कैश फ्लो. तो अगर आपने आज का P&L कैश फ्लो, डेट, एसेट, लायबिलिटी ये सब देखा हुआ है, ठीक है, तो आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी कि 1 साल में पैसा लौटा पाएगा कि नहीं इज मच हायर देन 10 साल में. 10 साल में तो यार बॉस दुनिया चेंज हो जाती है. हाउ आर यू गोइंग टू बी एबल टू प्रिडिक्ट कि 10 साल में पैसा आएगा कि नहीं? Which is why you command a higher premium अगर आपको 10 साल के लिए उसको पैसा देना है तो. That's the same logic. 91 day and 1 year. Of course, the difference is very small, but 91 day paper will slightly be lower interest rate versus the 1 year paper. तो अगर आपके पास 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ideally you should do a money market fund than a liquid fund because you will make more returns there versus a liquid fund. Everything else kept constant, right? So you map your tenure to the maturity of the product. Okay, I'll answer your question slightly differently, and it is not linked to this but more macro. Fixed income में कहा जाता है कि India's yield curve is upward sloping. Upward sloping का मतलब क्या है? Because I don't have anything to draw, but look at this. ऐसे ऊपर जाता है और बाद में ऐसे फ्लैट हो जाता है. उसके पहले yield curve का मतलब क्या है वो बताओ. Okay. Yield curve in very simple language tells you कि कौन से टेन्योर के लिए कितना रिटर्न मिलेगा. तो मान लो मैंने टेन्योर प्लॉट कर दिया और मैंने यील्ड प्लॉट कर दिया, ठीक है, तो 3 महीने के लिए कितना रिटर्न मिलेगा तो एक डॉट आएगा. 3 साल के लिए कितना रिटर्न मिलेगा दूसरा डॉट आएगा. 10 साल के लिए कितना रिटर्न मिलेगा एक तीसरा डॉट आएगा. आप उसको ज्वाइन कर लो. द कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस. इफ यू लुक एट दैट कर्व अप टू 10 years, इंडियाज यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. यानी जैसे ही आपका टेन्योर बढ़ रहा है आपका यील्ड बढ़ रहा है, जो मैं कॉन्सेप्ट अब आपको समझा रहा था. 10 साल के बाद वो फ्लैट हो जाता है और थोड़ा गिरता भी है. दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि 10 साल के बाद वो फ्लैट होकर गिरता है का मतलब है that I am giving you a constant visibility for 20 years के बॉस इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो भी मैं 20 years तक आपको इतना आज का ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाला हूं. बट इन इंडिया दैट यील्ड कर्व flattens and falls after 10 years. So up to 10 years yield increases with increase in tenure, then it flattens and drops. Got it. So that is the market. अभी ये कौन डिसाइड करता है? I don't decide this. The market decides this. So the market is willing to pay higher yield up to 10 years. After 10 years market is saying कि बॉस अब तुम्हारा टेन्योर बढ़ेगा तो yield नहीं बढ़ेगा, फ्लैट दूंगा, और 20 साल के लिए तो कम दूंगा. So the market decides it. Yield और interest rate same होता है क्या? It is the same concept. The thought is very simple कि आज आप इन्वेस्ट करोगे आज
और मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो यील्ड कितना, तो रिटर्न कितना मिलेगा उसको यील्ड कहते हैं. लेट मी सिंप्लीफाइड फर्दर. मान लो आज आपने एक फिक्स डिपॉजिट में या बॉन्ड में व्हाटएवर, एफडी और बॉन्ड में, लाइक आई सेड द डिफरेंस ओनली इज दैट बॉन्ड इज ट्रेडेड इन एफडीज आर नॉट. 100 रुपया डाला, 5 साल तक होल्ड किया, मैच्योरिटी पे 100 रुपया मिलेगा और बीच में 7 रुपया मिलेगा. ओके, suppose if I start at 100 and I hold till maturity, my interest was 7%. What is the return I made actually? 7%. So in this case, your interest and yield is the same, 7%. Okay. But let's say इसी bond में somebody enters at the end of the 6th month at 95. तो उसको क्या मिलेगा? 95 हर साल 7 मैच्योरिटी पे 100 रुपया. अब इसने तो 7.5% कमाया. अब इसके केस में his interest is 7%, yield is 7.5. Okay. Yield is the return that you will make when you hold the bond till maturity. समझ गया. तो अगर मैं 95 पे खरीद रहा हूं और 100 तक होल्ड करूंगा तो मुझे 7.5 मिलेगा. 100 पे लेके 100 तक खरीदूंगा तो मेरा इंटरेस्ट और यील्ड सेम हो जाएगा. राइट. सो नोबडी इन द मार्केट टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज योर एंड माई लैंग्वेज, रिटेल. प्रोफेशनल से यील्ड कि आज खरीदने का भाव बोल, आज खरीदूंगा और मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा, कितना रिटर्न मिलेगा, यील्ड. Got it. So interest rate and coupon, is it same? Yes, interest rate and coupon is the same. Okay. So एफडी में क्या होता है? एफडी में आप 100 रुपया लगाते हो, 7 5 साल के बाद 100 रुपया मिलेगा. ठीक है. जो 7 रुपया मिलता है उसको एफडी में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट कहते हो. बॉन्ड में आप उसको कूपन कहते हो. Got it. राइट. एफडी में आप प्रिंसिपल कहते हो 100 रुपए को, बॉन्ड में आप उसे फेस वैल्यू कहते हो. नॉमेनक्लेचर अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है. And duration and maturity same है? नहीं, ड्यूरेशन एंड मैच्योरिटी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग टू. ड्यूरेशन 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. यहां अगर आप देखोगे ड्यूरेशन, राइट, ये 4 शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग, मीडियम टू लॉन्ग, लॉन्ग ड्यूरेशन और ये गिल्ट विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन. ये 5 फंड्स आर द सेकेंड सेट ऑफ बॉन्ड्स, सेकेंड सेट ऑफ फंड्स. तो पहले हमने बोला पहले कैटेगराइजेशन मैच्योरिटी पे हुआ है इन 5 का. अब दूसरे 5 फंड्स का कैटेगराइजेशन हो रहा है ड्यूरेशन पे. अब सबसे पहले समझते हैं ड्यूरेशन क्या है. 2 तरीके के ड्यूरेशन होते हैं. यहां सेबी डेफिनेशन है मैकॉलेस ड्यूरेशन. इग्नोर द नेम. मैकॉलेस ड्यूरेशन का मतलब है कि यार मैं तो 100 बॉन्ड्स में पैसा लगा रहा हूं, हर बॉन्ड का मैच्योरिटी अलग अलग है, हर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, राइट. पर मैं जब 100 बॉन्ड्स एक साथ आता है, ब्रेक इवन कब हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो का, राइट. दैट ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड द मैकॉलेस ड्यूरेशन. ब्रेक इवन मतलब क्या है केस में? सो ब्रेक इवन का मतलब है कि मैंने 100 बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, एक 3 साल में मैच्योर हो रहा है, एक 10 साल में मैच्योर हो रहा है, एक 6 साल में मैच्योर हो रहा है, एक 5 साल में मैच्योर हो रहा है. हर किसी का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, यानी मेरा कैश फ्लोज अलग अलग है. तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर मुझे जो कूपन्स मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहे हैं, राइट, प्लस अगर मैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो बेच दूंगा तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि मेरा इन्वेस्टेड प्रिंसिपल मुझे वापस मिल जाएगा. सो लुक एट इट दिस वे. मैंने 100 रुपया लगाया 100 बॉन्ड्स में, मुझे पहले साल कुछ इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल कुछ इंटरेस्ट मिला, तीसरे साल कुछ इंटरेस्ट मिला, चौथे साल कुछ इंटरेस्ट मिला. पर चौथे साल तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, और चौथे साल पे अगर मैंने उस पोर्टफोलियो को बेच दिया तो क्या मुझे पूरा 100 रुपया वापस मिल जाएगा? देन फोर्थ ईयर इज कॉल्ड माई मैकॉलेस ड्यूरेशन. इट्स द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो जस्ट टू एक्सप्लेन इट सिंपलर, सो अगर सपोज मैंने 100 बॉन्ड्स में 100 रुपए डाले, 10,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए और ये अलग अलग मैच्योरिटी है सबकी, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 10 साल, किसी की 8 साल. अगर 4.5 ईयर्स अगर मैकॉले ड्यूरेशन, इसका मतलब है कि 4.5 ईयर्स तक मैच्योरिटी जो हो गए बॉन्ड्स, उसका प्रिंसिपल प्लस जितने भी बॉन्ड मैच्योर हुए उनका इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू माय इन्वेस्टेड अमाउंट. यस, ठीक है, राइट. उसके बेसिस पे फंड्स को कैटेगराइज किया गया है, right? But this is slightly more theoretical. From a fund management perspective, you look at something called as modified duration. Modified duration का मतलब क्या है? इक्विटी के एंगल से समझाता हूं. मान लो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, लार्ज कैप में पैसा लगाओगे या स्मॉल कैप में? एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट,
मैं तो स्मॉल कैप पे लगा होगा। लॉजिकल है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, द थॉट इज कि स्मॉल कैप ज्यादा ऊपर जाएगा लार्ज कैप से, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1 साल वाले बॉन्ड में रिस्क ज्यादा होगा या 10 साल वाले में ज्यादा होगा? अभी आपने एक्सप्लेन किया 10 साल वाले में होगा। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड्स में रैली आएगी, तो कौन सा ज्यादा ऊपर जाएगा? 1 साल वाला ऊपर जाएगा या 10 साल वाला? 10 साल वाला। 10 साल वाला ऊपर जाएगा। करेक्ट। लॉजिक सेम है, जहां ज्यादा रिस्क है वहां ज्यादा रिटर्न है। सो वी अंडरस्टूड इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड का वैल्यू ऊपर जाएगा। ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है, मैं अज्यूम कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है, तो मुझे पता है कि बॉन्ड का वैल्यू तो ऊपर जाएगा, पर कहां ज्यादा ऊपर जाएगा? 1 साल वाले में उतना ऊपर नहीं जाएगा, 10 साल वाले में ऊपर उतना जाएगा। एंड देन देयर इज अ मैथ कि अगर आपके बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 10 है, उसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% से गिरा तो आपका बॉन्ड 10% से ऊपर जाएगा। ओके। और अगर आपके बॉन्ड की वैल्यू अगर इंटरेस्ट रेट 1% से गिरा और आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 है, तो आपका बॉन्ड 1% से ऊपर जाएगा। इंटरेस्ट रेट 1% से गिरा, अगर आपके बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 है, तो वो 5% से ऊपर जाएगा। 5% से ऊपर जाने का मतलब क्या है कि वो 7-7.5% जो कूपन कमा रहा है वो प्लस 5%, आपका रिटर्न 12-12.5% होगा। अच्छा। सो लेट्स से इफ यू इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड, और वो म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे 100 बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, सबका एवरेज कूपन 7.5% है, तो एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट आपको 7.5% रिटर्न मिलेगा। पर मान लीजिए इसका पोर्टफोलियो का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 है, इंटरेस्ट रेट 1% से नीचे गया, तो आपको वो 7.5 तो मिल रहा है, पर 1% नीचे गया, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 है, तो ये बॉन्ड्स 5% से ऊपर जाएंगे, तो आपको 7.5 प्लस 5 12.5% रिटर्न मिलेगा। Because your 100 becomes 105 if you remember our conversation. Right? So modified duration is more a fund management angle, but here it is Macaulay's duration, but does not matter. I mean, as a retail investor it does not matter to you. Why? I'll explain to you. देखो नाम में ही है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जिसका ब्रेक इवन 1 से 3 साल है। मीडियम ड्यूरेशन, ये ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जिसका ब्रेक इवन 3 से 4 साल है। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा मीडियम टू लॉन्ग जिसका ब्रेक इवन 4 से 7 साल है। लॉन्ग ड्यूरेशन, ये एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जिसका ड्यूरेशन 7 साल से ज्यादा है। गिल्ट विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, ये एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जिसका एट ऑल पॉइंट इन टाइम ड्यूरेशन 10 साल होगा। एंड डायनामिक बॉन्ड फंड, इसमें ये फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है, यू लेफ्ट इट टू द फंड मैनेजर, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेगा। ओके, नाउ यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मैकॉलेज एंड मॉडिफाइड। ओके, यू जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड्स ऊपर जाने वाले, और जितना ज्यादा ड्यूरेशन है उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। करेक्ट। सपोज इफ आई टेल यू इंटरेस्ट रेट्स आर सपोज टू कम डाउन, इनमें से वेयर डू यू थिंक यू विल मेक द मोस्ट मनी? सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जिसका है एग्जैक्टली, बॉन्ड में गिल्ड फंड्स विद 10 ईयर ऑफ कांस्टेंट ड्यूरेशन। सो ओवर हियर अंडरस्टैंड, अगर इंटरेस्ट रेट्स 1% से गिरे तो आपको 7.5% प्लस 10%, फिक्स्ड इनकम में भी 16, 17, 18% रिटर्न निकलेगा। ऐसा कभी हुआ है? मिलता है? होता है 17-18% फिक्स्ड इनकम में। बाप, आपको मिला है कभी 17-18%? नहीं, मैंने नहीं, I have not done it, but okay, quite possible. What's the highest percentage return you have made in fixed? 14 and a half in fixed income. Okay, yeah, got it. Right. So if you understand the cycle, all you have to do is allocate it correctly. So suppose if I tell you, just to test if the viewers have understood or not, and if I have understood or not, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, अब आपके पास ऊपर वाला ऑप्शन नहीं है मैच्योरिटी वाला, सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो आप कहां पैसा रोकोगे? इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाला है, तो बॉन्ड की प्राइस नीचे जाएगी। एंड नीचे जाएगी तो मेरे को कम ड्यूरेशन वाले एग्जैक्टली, बॉन्ड्स में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है तो ज्यादा ड्यूरेशन वाले में पैसा रोको, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले तो कम ड्यूरेशन वाले में पैसा रोको। राइट।
Now I'll tell you two very important things here. Okay? अगर आप बाहर नहीं निकले तो ये साइकिल विल रिवर्स वेरी स्ट्रांगली एंड हर्ट यू ऑल्सो सो बैड. मान लीजिए आपने गिल्ट फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन में डाल दिया पैसा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा. इंटरेस्ट रेट नीचे गया, ओके, और आपने पैसा कमा लिया. अब आप बाहर नहीं निकले और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगा, you will lose also so quickly. So when you take duration bet, right? When I say duration bet, I am saying medium duration, medium to long, long duration और 10 year constant. क्योंकि इसमें actually बहुत फटाफट मूव होएगा, right? You better be sure कि आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल समझ रहे, वरना फंस जाओगे इन फंड्स में. राइट? सो टिपिकली व्हाट आई टेल पीपल, अगर आप बहुत ज्यादा आप अग्रेसिव हो, ठीक है, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, बट यू आर नॉट वेरी श्योर इफ यू विल बी एबल टू टाइम द मार्केट, ओके, देन ट्राई एंड डू मीडियम ड्यूरेशन फंड्स. राइट? वो 3-4 साल का ड्यूरेशन रहेगा and he'll give you a kicker when interest rates are falling, and then he'll average out over 4-5 years of your investment horizon. And if you are aggressive and you understand how to do it, then you play long duration or gilt with 10-year constant duration. Otherwise, do not enter these funds. Right. Because in good days, you will see super CAGR. In bad days, you will see 5-5.5% return. So let's say, had we not exited 5-6 months back on our fixed income portfolio in general, right? तो हमारा CAGR 12.5% से 5-6% हो गया होता. Right. तो very important for people to understand this. ये bet लेने से पहले. इसमें जो कैटेगरी ऑफ स्कीम्स है, इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो आपके हिसाब से कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं इन मोस्ट ऑफ दीज कैटेगरीज? सो आई कैन टेल यू कि आपको किस तरीके से सोचना चाहिए. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, इन फिक्स्ड इनकम जितना ज्यादा AUM बड़ा है वो फंड अच्छा है. इट इज वेरी रिवर्स ऑफ इक्विटी. इक्विटी में द जनरल डिस्कशन इज कि जितना बड़ा AUM है उतना गंदा फंड है, बट इन फिक्स्ड इनकम जितना ज्यादा AUM है उतना अच्छा फंड है. आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई. इंस्टीट्यूशनल लेवल पे 5 करोड़ के नीचे एक बॉन्ड में बाइंग भी नहीं कर सकते आप. तो अगर आपको एक भी बॉन्ड खरीदना है, एक यूनिट, द बेयर मिनिमम ट्रांजैक्शन इज 5 करोड़, राइट? तो अगर आपका AUM छोटा है ना, तो आप पोर्टफोलियो ही बिल्ड नहीं कर पाओगे, एग्जिट नहीं दे पाओगे लिक्विडिटी में. तो हायर द AUM इज अ मच बेटर फंड, राइट? अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, देन बंधन इज अ ब्रिलियंट फिक्स्ड इनकम AMC. अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ICICI और निपॉन आर 2 ग्रेट AMCs टू वर्क विथ. क्योंकि ICICI इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रेडिट फंड हाउस. मैंने क्रेडिट रिस्क जो बोला था, क्रेडिट रिस्क ICICI बहुत बेहतर खेलता है. ड्यूरेशन निपॉन बहुत अच्छा खेलता है. एंड कंजर्वेटिवली गुड इज बंधन. उसका फंड मैनेजर कंजर्वेटिव ही होता है 9 out of 10 times, right? Okay. While he will know and his commentary may align towards something is going to happen, but उसका portfolio focus बहुत conservative होता है. If you're a conservative investor, Bandhan is a great AMC. Otherwise, look at ICICI or Nippon. But when you say conservative or aggressive, तो इसमें like कौन से funds बोल रहे हो आप? Like Bandhan, these are like fund houses, but इनमें भी specific कौन से funds? So like I said, अगर आपका 1 साल से कम का ड्यूरेशन है, तो आप इन 5 फंड्स के अलावा तो किसी भी फंड में नहीं देखने वाले. Fair. So इन 5 फंड्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, so कोई भी अगर ब्रांड नेम है तो ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, okay. आप ICICI ले लो, HDFC ले लो, कोटक ले लो, निपॉन ले लो, बंधन ले लो, won't make any difference whatsoever. The first 5. The first 5. Okay. But if you are doing duration,
इफ यू आर डूइंग ड्यूरेशन, माय सजेशन इज कि आप कोटक, HDFC, ICICI और निपॉन के फंड्स में इन्वेस्ट करो. ओके और इसमें नाम कोई अलग नहीं है. कोटक होगा तो वो कोटक मीडियम ड्यूरेशन फंड है. अच्छा. निपॉन होगा तो निपॉन मीडियम ड्यूरेशन. सेम नाम ऐसे ही होते हैं. ओके राइट. पर अगर आप कॉन्जर्वेटिव हो तो लाइक आई सेड, कॉन्जर्वेटिव हो तो आप इधर आओ ही मत. आई मीन डोंट कम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, डोंट कम टू 10-year constant maturity with guilt and all of that. Don't come there at all. Right? That's the second category. The third category is based on credit risk. तो पहली कैटेगरी थी मैच्योरिटी पे, दूसरी थी ड्यूरेशन रिस्क पे, तीसरी है क्रेडिट रिस्क पे. अब देखो उसमें कौन से फंड्स है. राइट. फर्स्ट इज दिस कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड. इट सेज 80% इन द हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड. यानी इस फंड में अगर आप पैसा लगाओगे तो फंड हाउस को मैंडेट है कि 80% पैसा AAA रेटेड बॉन्ड्स में ही होना चाहिए. इसका फिर रिटर्न तो काफी कम होगा ना. करेक्ट. राइट. बट इट इज मोर स्टेबल. कितना होगा? 7.5. राइट. देन देयर इज क्रेडिट रिस्क फंड. इट मैंडेट्स के 65% हैज टू बी लोअर देन द हाईएस्ट रेटेड. तो हाईएस्ट रेटेड AAA, यानी AAA के अलावा आपके पास 65% होना चाहिए, यानी AA+ एंड बिलो. सो दिस इज द ओनली फंड विच एक्चुअली टेक्स क्रेडिट रिस्क. देन देयर इज बैंकिंग PSU फंड. इट सेज 80% पैसा PSU में होना चाहिए. गिल्ट फंड, इट सेज 80% पैसा GSEC में होना चाहिए. राइट. दिस इज द थर्ड कैटेगरी जिसको आपने लार्जली क्रेडिट रेटिंग या इश्यूअर के बेसिस पे बनाया हुआ है. तो एक हो गया मैच्योरिटी, एक हो गया ड्यूरेशन और तीसरा हो गया इश्यूअर या क्रेडिट. राइट. सो वी सेड 2 रिस्क है, ड्यूरेशन, क्रेडिट. नाउ इफ यू सी ऑल द 16 कैटेगरीज आर लिस्टेड एज some are duration, some are credit and some are very simple maturity के बेसिस पे. ये तो एकदम लो पार्किंग के लिए, टेम्पररी पार्किंग के लिए 3 महीना 6 महीना. बट योर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स इज ईदर इश्यूअर और क्रेडिट रेटिंग और ड्यूरेशन रिस्क. उसी के बेसिस पे आपका पूरा कैटेगरी डिफाइन किया हुआ है. अब व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि कब मैं ड्यूरेशन खेलूं और कब मैं क्रेडिट खेलूं. ओके. द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हियर इज एक्सट्रीमली क्लियर कि अगर इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो चुके हैं, ओके, और यहां से गिरने वाले, तो आपका लॉजिक बड़ा क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, मेरी बॉन्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी. राइट. तो आप ड्यूरेशन खेलेंगे. शॉर्ट ड्यूरेशन में 7.5 के ऊपर 1-2% कैपिटल गेन बनेगा. मीडियम ड्यूरेशन पे 7.5 के ऊपर 3-4% बनेगा. लॉन्ग में 7.5 के ऊपर 5-6% बढ़ेगा और 10 ईयर कांस्टेंट में 7.5 के ऊपर 7-8-10% बनेगा. अब आप कितना रिस्क लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन से फंड्स में आप पैसा रोकोगे. राइट. एज सून एज द क्रेडिट इंटरेस्ट रेट साइकिल बॉटम्स आउट, कि यहां से तो और नीचे लगता नहीं है इंटरेस्ट रेट जाएगा, या यहां से शायद सिर्फ 25 पैसा या मैक्सिमम 50 पैसा नीचे जाएगा. दैट इज वेर यू गेट आउट ऑफ द ड्यूरेशन साइकिल एंड स्टार्ट लोडिंग क्रेडिट, बिकॉज दैट इज व्हेन credit cycle picks up. If you look at the last 15-20 years of India history, interest rate cycles have been 18 to 24 months, top to bottom. यानी नीचे से ऊपर जाना चालू किया तो 18 से 24 महीना, ऊपर से नीचे आना चालू किया तो 18 से 24 महीना. सो 18 से 24 महीने का साइकिल है. तो 18 से 24 महीने में आपको ड्यूरेशन से क्रेडिट, क्रेडिट से ड्यूरेशन करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड दिस. अभी आपको कैसे समझेगा? हाउ विल यू अंडरस्टैंड? आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल हैक. राइट नाउ यू एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, फंड मैनेजर्स अंडरस्टैंड. राइट. किसी भी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट खोल दो, किसी भी. फर्स्ट और सेकंड पेज पे कमेंट्री आती है फंड मैनेजर की. एक इक्विटी फंड मैनेजर लिखेगा, दूसरा फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर का. एक पेज का कमेंट्री होगा हर महीना. इफ यू रीड दैट कमेंट्री, you will clearly in simple language understand कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है या नहीं, बिकॉज
That is the most important discussion in all fund manager commentaries. Do you mind opening one of the fact sheet and showing कैसे होगा? It'll be super interesting. Look, this is how small the commentary is. That's it, right? Now, if you just have to read the commentary. If I may read it for you. In August 2025, long-dated G-Secs were oversold, pushing up yields ahead of underlying growth phase. Additionally, forward rates are close to the peak. Forward rates are close to the peak observed during the last month cycle. This increase in yields have created some tactical opportunity in long duration. The implementation of monetary and fiscal stimulus measure will ensure that economy recovery stays robust and on solid grounds. After the recent sell-off in bond yields, like I was explaining, पिछला 6 महीना थोड़ा सा weird रहा है. Our cautious outlook on bonds has changed to neutral stand with a positive bias on long end G-Secs and SDLs. We also favor accrual in short-term corporate bonds. We recommend schemes like Gilt, Dynamic, short duration, banking PSU, low duration, and credit risk fund. They are themselves telling you what looks interesting. But now tell me, after having read this, what do you think they are trying to tell you? Long duration करना चाहिए या short duration करना चाहिए? Short duration. Why? They've mentioned a couple of things multiple times. First, long duration have created some tactical opportunity in long duration. Okay. Recent sell-off in bond yields have changed our outlook to positive bias on long and G-Secs. They've made a mention in 4 lines thrice कि हमको ऐसा लग रहा है long duration में जाना चाहिए. Right? Ideally, this clearly tells, आप 2-4 fact sheet पढ़ोगे तो you will understand कि वो खुद ही बोल रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि long duration is better. But तो वहाँ पे ऐसे क्यों बोला? We recommend schemes like short duration. Exactly. So that is what I want you to now understand. कि you will have to read these fact sheets every month to be able to make sense. You cannot read one fact sheet and say कि ये view है मेरा. So if I take you 24 months back or 22 months back, we got all our clients to invest in long duration fixed income. Because our view is interest rates have topped out and interest rates will go down. Okay. We played the entire cycle. And like I said, we made 12.5% CAGR. We got out 5-6 months back. I don't remember the exact date, but we got out 5-6 months back. Now what I want you to understand very interestingly, we got out of long duration fixed income. Okay. क्योंकि हमको ऐसा लगा कि interest rates बहुत bottom out हो गए, यहां से बहुत नीचे जाने का scope नहीं है interest rates का. What he is also saying is, यहां से जाएगा, पर बहुत ज्यादा scope नहीं है नीचे जाने का. बहुत ज्यादा scope नहीं है तो you don't want to take risk because it's the last leg. You don't want to take a lot of risk at this point in time in long duration. So what we did was, wherever we wanted to move fixed income, we moved that to credit in the last 5-6 months. So we to only played 2 cycles. Duration or credit. Interest rate नीचे गिरेगा तो मेरा allocation duration है. Interest rate नीचे गिरेगा तो मेरा allocation duration है. और duration से मैं निकलूंगा तो मैं credit में जाऊंगा. Simple. Now we are in credit. Right? But look, when you talk about them, they have to give a very general commentary. They cannot tell you credit risk low. But you would see that he still made a mention of credit risk. And now, you've pointed out a very interesting thing. See, these are the funds that they've recommended. अब देखो, these are the funds that they've recommended. इन सब का duration कम है. Check. I will show you. Gilt funds, dynamic bond, short duration, banking PSU, corporate bond. ये सब risk averse funds है. आप वापस PPT पे चले जाओ.
Gill funds 80% in GSEC, corporate bond fund 80% in highest rated bond fund, short duration fund 1 to 3 years of duration. So what they've recommended here is not a very aggressive portfolio. That clearly tells you कि duration में bet लेना is not the right time. Right? You do credit right now. Yeah. Of course, immediately 1.5 घंटे का podcast सुन के you are not going to be able to make that judgment. But I can assure you, if you've got the basic understanding in place कि duration क्या होता है, credit क्या होता है, right? और interest rate गिरना चालू होएगा तब duration खेलने का, और interest rate ऊपर जाएगा तब credit खेलना है. You read 5-6 months, 10 lines and you will start making sense of it. Now you will see for the next 12, 18, 20 months, you will see this commentary constant. Credit, 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 credit. The day they tell you कि interest rate अब हमको लग रहा है top out होएगा, and now it's the time to take slight duration bet, you move out of credit and take duration. You might not have your view. Just follow what they are saying. Fair. I want to ask you $1 million question, okay? Please. So now you've said that interest rate आपको लग रहा था कि okay bottom out हो गया है तो हमने shift कर दिया हमारे client के funds. I want to ask you कि we as individuals how to understand कि interest rate bottom out हो गया, interest rate अभी आगे बढ़ेगा, कम होगा, वो कैसे समझना है? So एक तो ये तरीका है, right? This is a clear indication कि यार fund manager जिसको समझता है वो तुमको बोल रहा है कि बॉस ड्यूरेशन बेट मत लो, और वो ड्यूरेशन बेट मत लो बोल रहा है, उसका मतलब वो है एंटीसिपेट नहीं कर रहा कि यहां से बहुत इंटरेस्ट रेट गिरेगा. No, but this is a individual view of fund houses, right? सबका अलग अलग होगा, right? You will see everybody will have almost the same view. Oh, okay. And very interestingly, I will tell you why. View कैसे बनेगा इंटरेस्ट रेट पे? Tell me. आपको क्या लगता है ये सब लोग जितने भी फंड मैनेजर है ये व्यू कैसे बनाते हैं, या कहां से इनका व्यू बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाएगा या इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाएगा? एक ही सोर्स है, विच इज द मॉनेटरी पॉलिसी. All the fund managers are dependent on the monetary policy to figure out and predict कि interest rate कहां जाएगा. Everybody reads the same document. How can their views be different? Okay, let's say if there are 50 fund managers, I can tell you with 16 years of my practical experience that out of 50 fund managers, 48 fund managers will have the same view because they read the same document to interpret what is going to happen. So या तो you start reading the monetary policy and try figuring out your own view, okay, or read their commentary. 99% everybody will say the same stuff. But let's say you want to be in a position to predict on your own and not read their commentary, okay, then what do you do? उसके लिए कोई हैक बताओ. वो हमें जानना है. Here's what you can do. Let's say you want to form your own view. ठीक है? Here is what you do. Ultimately तो आपको यही फिगर करना है कि इंटरेस्ट रेट कहां जाएगा, करेक्ट? क्योंकि हमारा पूरा थीसिस इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड है कि इंटरेस्ट रेट बॉटम हो गया तो क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट रेट टॉप हो गया तो ड्यूरेशन करेंगे, राइट? अभी इंटरेस्ट रेट टॉप हो गया है, बॉटम हो गया, वो डिपेंड करेगा मैक्रो सिचुएशंस पे, राइट? सो इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट पॉडकास्ट वी सेड सब कुछ इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट है बॉस, राइट? कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा. तो कोई भी मैक्रो को आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो ना, आप फिगर करो कि उसका इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट होगा तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट समझ जाएगा. लाइक से फॉर एग्जांपल पहला ही इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे. Our last macro class, if somebody is not seen it, they should see it, right? तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो वी नो बॉन्ड्स विल गो डाउन. सिंपल, ओके? बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सेकंड पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट. अब फिस्कल डेफिसिट अगर ऊपर गया तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू इन्फ्लेशन? दो मैंने आंसर यहां लिख दिया है. फिस्कल डेफिसिट ऊपर चला गया, डेफिसिट है, डेफिसिट को आपको भरने के लिए you will have to borrow more money. If you want to borrow more money, will interest rates go up or down? If I have to borrow more money. More money.
If you have to borrow more money, you'll have to pay more interest rates. Fiscal deficit is government expenditure is more than the government revenue. Income, correct. तो आपकी इनकम कम है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है. तो इनकम 100 रुपया है, गवर्नमेंट एक्सपेंस 120 है. करेक्ट. तो आपको 20 रुपया कहाँ से आएगा? बोरो करना पड़ेगा. आपको बोरो करना पड़ेगा. तो नाउ द थॉट इज वेरी सिंपल. आपने लास्ट ईयर 20 रुपया बोरो किया था, ओके? इस साल आप बोल रहे हो कि मेरे को 30 रुपया बोरो करना है क्योंकि मेरा इनकम 100 रुपया है और खर्चा 130 है. तो आप मार्केट में लास्ट ईयर 20 बोरो करने आए थे, इस बार 30 बोरो करने आओगे, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चला जाएगा. सिंपल है. क्यों ऐसे? See, anybody who's trying to borrow more money, the signal from a retail standpoint is कि उसको पैसे की जरूरत है. अगर उसको पैसे की जरूरत है तो मैं ज्यादा मांगूंगा रिटर्न. As simple as that. There's no other logic. I mean, at least the way the audience has to understand. Right? कोई भी कंपनी ज्यादा बोरो करने आएगा, मार्केट इंटरप्रिटेशन इसके इसको पैसे की जरूरत है तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट मांगूंगा. So when fiscal deficit goes up, your bond market falls, right? Because your interest rates will go up. Third, GDP. Now this is interesting. If GDP goes up, then why does the bond market fall? Make a wild guess. GDP goes up, so interest rates are also Look at it going from an up. inflation standpoint. So GDP goes up. GDP में एक तो वो भी है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन जीडीपी. फिस्कल डेफिसिट, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है. सेकेंड, इफ जीडीपी गोज अप, इसका मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है. लोगों के पास बहुत पैसा है तो क्या करेंगे वो पैसों का? कंज्यूम करेंगे. इन्फ्लेशन का क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा. इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप एंड बॉन्ड मार्केट विल गो डाउन. लेट्स से योर करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सटर्नल ट्रेड गोज अप. करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? तो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है. करेक्ट. तो मैं बाहर के गुड्स इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूँ तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. एग्जैक्टली. इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड मार्केट डाउन जाएगा. राइट. बैंक में लिक्विडिटी बहुत आ गई. देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंक. राइट. ये ही एक पॉजिटिव है बॉन्ड मार्केट के लिए. Why? If banks have a lot of liquidity, उसको पैसे की जरूरत नहीं है. अगर उसको पैसे की जरूरत नहीं है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा. भाई पैसा मत दो बॉन्ड मार्केट्स ऊपर, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन डाउन. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स. आई विल टेल यू हाउ टू रीड. पहले वो पैरामीटर समझ लेते हैं. राइट. बट इसमें ऐसा नहीं सोच सकते लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो वो लेंड भी अभी कर सकता है बिकॉज लिक्विडिटी काफी ज्यादा है. सो लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा है, उसका मतलब ही ये है कि वो लेंडिंग वेंडिंग करने के बाद भी उसके बाद बहुत पैसा है. ओके. सो दे डोंट वांट टू गिव हायर इंटरेस्ट बिकॉज ऑलरेडी लिक्विडिटी ज्यादा है तो वो लो लाइक दे डोंट वांट टू लेंड फॉर व्हाटएवर रीजन. इसके बाद उनके पास बहुत पैसा है मार्केट. ओके. उनके पास फेयर. क्रूड गोज अप. व्हाट हैपेंस टू इन्फ्लेशन? इट मतलब गोज अप. ऑफ कोर्स इट गो अप. इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, बॉन्ड मार्केट नीचे. Right? If credit rating of the country goes up, India's credit rating moved from negative to stable by 2 agencies lately. So if credit rating goes up, it's a very good sign, right? So bond market will go up. Correct. Right? Open market operations, ये ignore कर देते because I'll have to otherwise teach you a lot of things to understand, right? But मोटा समझ लो, these are the factors on which your bond markets typically react. All you have to do is just write down these factors currently. Write down वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं. तो आप बताओ ना, एक एक फैक्टर पकड़ो और आप बताओ अभी एट प्रेजेंट इंडिया में क्या क्या हो रहा है. So you tell me, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? Let's write here. इन्फ्लेशन इंडिया में? इन्फ्लेशन तो अभी बढ़ ही रहा है. नहीं, इन्फ्लेशन नीचे है. कम हो रहा है. Yes. कितना है? We are at 1.3% on wholesale price index. We are extremely low. We are, if I'm not wrong, at a 3 or 4 year low on our inflation data at this point in time. Okay. And consumer price? Consumer price भी अपने हिसाब से lower है, but we are at 3.5 odd at the time of recording this video. ठीक है. Fiscal deficit? तो इन्फ्लेशन एक मिनट डाउन है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो बॉन्ड मार्केट अप होगा. राइट. परफेक्ट. राइट.
Fiscal deficit. So fiscal deficit is going up. Okay. GDP. ये तो अप ही जा रहा है. ये अप जा रहा है पर मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे है. Okay. I mean it is okay. Anyways, let's put that as up because I don't want to confuse people. Let's say GDP is also going up. Okay. CAD. So पहले सॉरी हमने ये नहीं लिखा. फिजिकल डेफिसिट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड मार्केट डाउन. करेक्ट. फिजिकल डेफिसिट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड मार्केट डाउन. जीडीपी ऊपर जाएगा तो बॉन्ड मार्केट डाउन. राइट. एक्सटर्नल ट्रेड या कैड ऊपर जा रहा है या नीचे? किधर जा रहा है? करंट अकाउंट डेफिसिट आल्सो इज गोइंग अप. राइट. बिकॉज of course our crude imports have gone down. I will tell you where to get this data also from. Of course our crude related imports have become cheaper because of Russia for whatever is happening, पर अपना फिर भी imports are much higher than exports, right? So it is going up and hence the bond is down. Banking liquidity now currently lately it is up, which is good for the market. Last दो monetary policies आई है उसमें the governors done a good job to infuse a lot of liquidity in the banking system. Where is crude going? Crude is going down. Crude is going down, and which is positive for the bond market. Where is our credit rating going? Up. Credit rating is going up, which is good for the bond market. Right? OMO ignore kar do abhi temporarily. Whenever you get something like this, you are typically unsure of where markets are, because that is the time when the cycle changes. So what I want you to understand, you will get three interpretations. Either almost everything will be down, either almost everything will be up, or you will have this sign. Whenever you have this sign, is a clear indication that the cycle is about to change. Because you will not be able to clearly predict कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. Okay? But let's say, so when the cycle is unclear, please understand that you are at the fag end of the cycle. So interest rates have been falling in India. यहाँ से 25 पैसा 50 पैसा और भी गिर सकता है. Right? But there is no 1%, 1.5%, 2% visibility from here. You are at the end of the cycle. So if you are at the end of the cycle, what do? Credit. Right? But let's say ये सब up आता, which means you are at the top end of the interest rate cycle. You would have done duration. ये सब down आता, right? Which I think will come in the next 5-6 months, right? Is where you will take the credit cycle. So people who understand will start taking credit cycle when the confusion starts. Others will wait for it to say that it is down and hence take the credit cycle. Fair. तो अभी आप भी wait कर रहे हो, right? No, we've moved to credit. अच्छा, we've moved to credit. We've moved to credit. Okay. So we will not be surprised if there is 25-50 bips of rate cut that happens in the next 2-3 policies. But I think credit यहाँ से 18-20-24 महीने के लिए will easily do 9-10-11%. Got it. Now this is technical. So for 9 out of 10 of y'all, you still want to stick to the fund manager commentary. जहां 5-6 महीना फंड मैनेजर कमेंट्री का वो 10 लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि करना क्या चाहिए, पर वो इमीडिएटली एक बार में नहीं आएगा. राइट. बट टेक्निकली यू डू इट लाइक दिस. फेयर. तो लास्ट चीज जो मेरे को डिस्कस करनी है, अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, तो आपका अभी मेरे को बताओ फिक्स्ड इनकम में एसेट एलोकेशन क्या है, फिक्स्ड इनकम में परसेंटेज वाइज. So currently I'm 20% fixed income. No, yeah, that you said, but fixed income 100% में ये भी जो है कि ट्रेडिशनल है, EPF है, PPF है, bonds है, तो इसमें क्या allocation? कुछ भी नहीं है. Everything is credit mutual fund today. तो 100% mutual funds. That 20% is split across ICICI credit fund and Nippon credit fund. बस. अच्छा. That's it. Because I am playing the credit cycle for the next 20-25 months. Okay. Like I said, I have missed the 25% gold rally, but I'm very happy exiting at 98.
right? I'm sitting on the credit cycle. I'm assuming I'll make 10-12% over the next 18-20 months. And in the meanwhile, if there is a fall in the market, I will use this money to buy equities lower. तो आप इंडिविजुअली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो? मैं करता हूँ. I mean, I do. तो मैं इंडिविजुअल का ही पूछ रहा हूँ. So यार मैं तो बहुत रिस्क लेता हूँ. हाँ, तो आप बताओ आपका क्या है? तो मैं तो BBB- में भी पैसा रोकता हूँ. Okay. Right? तो वही मैं पूछ रहा हूँ. But disclaimer, please do not do it if you don't understand. Correct, 100% agree. But मेरे को बस आपका फ्रेमवर्क जानना है. So आपका फिक्स्ड इनकम का जो एसेट एलोकेशन है वो क्या है? पर्सनल. So yeah, I was talking about more from a client standpoint. तो मैं तो I am still there in ICICI Credit and Nippon Credit. But I also have 10-12%, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, exact नहीं पता है, in some bonds. Okay. But please understand, my problem is that those bonds are not liquid. Okay? So I can't use that money to exit those bonds to invest. तो मैं तो विंट वाले बॉन्ड में इन्वेस्टेड हूँ. There is something called as कीर्तना जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ. Not because I love the name, but otherwise, right? So I have 2-3 bonds exposure, but please understand वो बॉन्ड का एक्सपोजर तब लिया हुआ था जब हमको क्रेडिट साइकिल बहुत क्लियर नहीं था और मुझे लग रहा था कि यार ये बॉन्ड्स डिफॉल्ट तो नहीं होंगे, इसलिए मैंने उधर पैसा डाल दिया है. Repeating again, sorry at the sake of repetition, don't do direct bonds till you understand how to do it, right? Yeah. And just because I am saying on this podcast does not mean that those bonds will not default. There's a probability that they will default. Don't take a punt on that. If you really want to take punt, do what I'm saying. ICICI Credit Risk, Nippon Risk for the next 18, 20, 24 months, and you will see a good, decent 10% CAGR on this. Now, I'll give you another thought process. मान लो कि यार ये सब आपको बड़ा टेक्निकल लग रहा है, राइट? पर आप रिस्क ले सकते हो और 3 और 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, राइट? तो आपका जो फिक्स्ड इनकम एलोकेशन है उसको 50% क्रेडिट कर दो और 50% मीडियम ड्यूरेशन फंड में डाल दो. 4-5 साल में 2-3 क्रेडिट साइकिल आप देख लोगे तो आपको क्रेडिट का भी बेनिफिट मिल जाएगा, ड्यूरेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा. तो अगर आपको ये सब तामझाम नहीं करना है, राइट? SBI मीडियम ड्यूरेशन फंड, ICICI क्रेडिट रिस्क फंड, आधा पैसा डाल दो, 5 साल तक होल्ड करो. You will still make a 9, 10, 11% CAGR. Right. But the point is that typically and unfortunately, जितने भी लोग फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में पैसा रोकेंगे, शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रोकेंगे, right? And hence their experience of fixed income is always 6.5, 7.5. So they look at fixed income very differently versus the way I look at fixed income. Right? I don't do short duration funds or a corporate bond fund. मैं तो फिक्स्ड इनकम में भी मेरा थॉट ये है कि बॉस मेरे को तो 30% टैक्स भरने के बाद भी इन्फ्लेशन को बीट करना है और वो पैसे को यूज करना है अगर मार्केट गिरेगा तो. My thought process is very different from somebody else's thought process on fixed income. इसमें डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स वाइज कुछ बेनिफिट्स होते हैं? ऐसे कोई फंड से जो टैक्सेशन कोई बेनिफिट नहीं है. देयर यूज्ड टू बी अ बेनिफिट जिसको इंडेक्सेशन एडवांटेज आप कहते थे, बट देव रिमूव दैट. अच्छा. सो भारत बॉन्ड्स और ये सब बॉन्ड्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे ना, so many people and institutions started investing in fixed income using mutual funds that banks and insurance companies actually started to feel the heat. And my thesis is that banks and insurance companies lobbied with the finance ministry to remove indexation advantage on mutual funds, right? So it was removed 18, 20, 24 months back. So what used to happen 24 months back was कि आपने अगर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मान लो 8% रिटर्न निकला और इन्फ्लेशन 6% था, तो आपको 20% टैक्स भरना है ओनली 2% पे. तो आपने तो सिर्फ 0.4 भरा 8% पे, तो आपको नेट 7.6 पड़ा. सब पैसा म्यूचुअल फंड्स में आता था फिक्स्ड इनकम का. एंड बैंक्स हैड अ बिग प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी क्योंकि वो पैसा पूरा इधर आ रहा था. माय थीसिस इज दे लॉबिड विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गॉट दिस चक्ड आउट. व्हाई डू आई से दिस? क्योंकि ऑन वन हैंड RBI इज ट्राइंग टू प्रमोट बॉन्ड मार्केट थ्रू द RBI डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में सबसे बड़ा लिक्विडिटी देने वाला तो म्यूचुअल फंड है. तो अगर म्यूचुअल फंड में लोग जिस रीजन की वजह से इन्वेस्ट करते हैं,
विच इज द इंडेक्सेशन एडवांटेज. अगर आप वो निकाल दोगे तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे यहां पर, राइट? सो देर इज अ ह्यूज डाइकॉटमी. आरबीआई आपका प्रमोट कर रहा है कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में आओ, रिटेल लोग लिक्विडिटी दो, और जो सबसे बड़ा फिक्स्ड इनकम मार्केट में लिक्विडिटी देने वाला इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड्स, उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आप निकाल रहे हो. तो दो एजेंसीज अलग अलग सोच रही है. सो आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज द लॉबिंग ऑफ द बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज टू गेट दिस डन. सो टुडे देयर इज नो एडवांटेज. योर टैक्स इज इक्वल टू योर फिक्स्ड डिपॉजिट. तो उस आपके म्यूचुअल फंड में भी 30% टैक्स लगता है, जैसे आपके फिक्स्ड डिपॉजिट में लगता है. और म्यूचुअल फंड में इज देयर अ रिस्क कि अगर मैं फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो भी एक डिफॉल्ट कर सकता है, द वे इट हैपेंड इन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस? टेक्निकली नो, वेरी ऑनेस्टली, ओके, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले सेबी इज इन माय ओपिनियन अ वेरी वेरी सुपीरियर रेगुलेटर, और सेबी ने जिस तरीके से रेगुलेट किया इस पूरी इंडस्ट्री को इज आउटस्टैंडिंग. ओके, सेकेंड, all of these companies, म्यूचुअल फंड कंपनीज आर ऑडिटेड. हर 15 दिन में वो अपना पोर्टफोलियोज डिस्क्लोज करते हैं, राइट? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन in sync to make sure that this does not happen. And also please understand, these mutual funds are trustees, right? In that sorts. उन्होंने तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है. म्यूचुअल फंड को भी कुछ भी हो जाए तो भी ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट तो है ही, राइट? सो ऐसा नहीं होगा कि कोई म्यूचुअल फंड उड़ जाएगा. हाँ, कैन देयर बी प्रॉब्लम्स लाइक द फ्रैंकलिन वन दैट यू सेड? यस, देयर कैन बी, बट this is probably the only instance that I know of in the last 20 odd years that have happened. So what happened was, Franklin में, if I can explain so that the viewers can understand कि बॉस ये वन ऑफ केस है और ये भी आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है. सो फ्रैंकलिन एक ऐसा फंड हाउस था जो सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क लेता था. तो पूरी इंडस्ट्री में फ्रैंकलिन ही एक ऐसा फंड हाउस था जिसको आप पैसा दोगे ना वो भर भर के क्रेडिट रिस्क लेता था, और इसीलिए फ्रैंकलिन 1.5-2% यील्ड ज्यादा निकाल कर देता था दूसरे एएमसीज के सामने, इजीली पॉसिबल. तो बहुत पैसा फ्रैंकलिन में जाता था. एंड अचानक से हुआ ये दैट फिक्स्ड इनकम मार्केट स्टार्टेड फेसिंग अ प्रॉब्लम. येस बैंक में प्रॉब्लम हुआ, वोडाफोन में प्रॉब्लम हुआ, ILDN-FS में प्रॉब्लम हुआ, DHFL में प्रॉब्लम हुआ. ILDN-FS and DHFL bonds were AAA rated. Overnight they defaulted. So there was a panic in the market कि बॉस AAA rated bonds अगर डिफॉल्ट हो सकते हैं, राइट? तो क्या ही भरोसा है क्रेडिट रेटिंग्स का. Which is why a panic set in and a lot of investors wanted to redeem money. ठीक है? A fixed income market, like I told you, is already illiquid. Equity market जैसा तो है नहीं, आपने ऑर्डर पंच किया पैसा आ जाएगा, राइट? ऑलरेडी इलिक्विड मार्केट है, और उसमें फ्रैंकलिन तो क्रेडिट रिस्क लेता था, वो तो और ही ज्यादा इलिक्विड मार्केट है. यानी आपने जीसेक वीसेक में पैसा लगाया है तो यार लिक्विडिटी है भी, पर आपने लेट्स से कीर्तना या विंट जैसे बॉन्ड्स में पैसा लगाया है तो उसकी तो कोई लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में. तो अगर फंड हाउस पे रश आ जाएगा रिडम्पशन का और मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो वो कहां से बेचकर आपको पैसा देगा, राइट? So first step, what the fund house did, तो थोड़ा सा पैसा लिक्विड होता है जो उन्होंने जीसेक में इधर उधर थोड़ा सा लिक्विड हर फंड हाउस रखता है. तो पहले वो लोग ने वो बेचा और रिडम्पशंस दिया. सेकेंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CBLO, which is called the collateralized borrowing and lending obligations, which is now also called as tri-party repo, TREP, TREPS, right? It's a window in which all institutions are allowed to buy and sell or borrow money from each other. So look at it this way, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर म्यूचुअल फंड एक कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक से, NBFC से पैसा बोरो कर सकता है, या वो लोग म्यूचुअल फंड से पैसा बोरो कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड उनको पैसा दे सकता है. All of these guys can borrow and lend to each other, right? Now SEBI regulation says कि, और said at that time, in point in time, कि आपके पास रिडम्पशंस आता है ना,
और आपको ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी का फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा मार्केट में और आपको रिडम्पशंस देना है, कोई बात नहीं है, आप सीबीएलओ मार्केट में जाओ, पैसा बोरो कर लो और रिडम्पशंस दे दो, और जब आपकी मैच्योरिटी आएगी या जब आपको अच्छा प्राइस मिलेगा तब वो बेच देना और सीबीएलओ मार्केट में पैसा रिटर्न कर देना। बट द रेगुलेशन सेज कि आप या तो रिडम्पशन या तो 20% ऑफ योर एयूएम, जो भी उससे ज्यादा आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। सो सेबी रेगुलेशंस से कि आप मान लीजिए 100 करोड़ का आपका फंड है, आपको 15 करोड़ का रिडम्पशन आया तो आप 15 करोड़ बोरो करके दे दीजिए, 20 करोड़ का आया 20 बोरो करके दीजिए, 25 आया तो आप सिर्फ 20 बोरो कर सकते हो। 20 वाज द लिमिट। आपको 20 से ज्यादा करना है, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। तो मार्च बिफोर द आई वुड नॉट कॉल इट डिफॉल्ट, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट बिफोर द क्राइसिस हैपेंड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मार्च की फैक्ट शीट थी वेयर वी सॉ कि 17.34% इन द इनकम फंड उनका सीबीएलओ माइनस था। माइनस का मतलब है उन्होंने मार्केट से इतना पैसा बोरो किया हुआ है, और इतना बड़ा बोरोइंग मैं इतने सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैंने कभी देखा नहीं। दैट वाज माय रेड फ्लैग, एंड एट दैट टाइम पीपल डिडंट नो, बट आई न्यू हाउ टू चेक देयर डेली एयूएम नंबर्स टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज द 7th of April और द 10th of April समवेयर वेयर आई सॉ कि ये 24% तक चला गया है माइनस सीबीएलओ, विच मीन्स उन्होंने सेबी से स्पेशल अप्रूवल लिया है, और इतना ज्यादा अगर रिडम्पशन हो रहा है, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, राइट। एंड क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट दीस गाइज डू फिक्स क्रेडिट रिस्क वाला, ऐसे भी लिक्विडिटी नहीं है, तो ये इतना रिडम्पशन आएगा तो आज तो बोरो कर रहा है, कल कहां से देगा। We got all our clients to exit. I was probably the only one who predicted the crisis before it happened. But the point that I'm trying to tell you is कि what then they did was they stopped redemptions. They said कि we will not allow you to redeem. बहुत हल्ला हुआ कि यार ऐसा कैसे, it's an open-ended fund, you all should allow, right? But I think they did the right thing, because अगर वो रिडम्पशंस कंटिन्यू करते तो उनको मार्केट पे सिक्योरिटी 60%, 40%, 50% डिस्काउंट पे बेचना पड़ता, और उतना लॉस इन्वेस्टर्स को होता। 3 years लेटर धीरे 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 करके whenever the securities matured they started paying back. 3 years later when they paid out most of the money, investors made 9.5%. Oh, nice. Right? Of course, the event turned out to be a liquidity risk event, but they made sure that the investors are not losing, right? I can still tell you there has never been a Franklin kind of a fixed income investor in the history of Indian mutual funds. Of course, my next best are the Nippon and the ICICI that I spoke to you of. But उसके बाद इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री ने रिस्क लेना ही बंद कर दिया है। So today even in a credit risk fund, why do you think इतने सारे क्रेडिट रिस्क फंड है ना, why are we investing only in ICICI and Nippon? क्योंकि ये दो ही फंड है जो जेन्युइनली क्रेडिट रिस्क ले रहे हैं। बाकी फंड्स क्रेडिट रिस्क फंड में भी ज्यादा रिस्क नहीं लेते, then it dissolves the purpose, right? So, but yeah, industry has changed significantly after the Franklin Templeton crisis. Got it. But it's amazing that you had predicted it and you were one of the few ones who predicted the crisis. I think the only advantage was reading the fact sheet. We read fact sheets rigorously of the funds that we've got clients to invest in every month. I can tell you even if a pin drops in any of the funds that we've recommended the clients to invest in. So it was just understanding the concept, understanding the regulation, and trying to able to marry it with what can happen. Amazing. Thank you so much once again for doing this. बहुत मजा आया बात करके। ये पूरा फिक्स्ड इनकम मास्टर क्लास था, एंड लास्ट टाइम आपने ऐसे इक्विटी पे समझाया था, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल, एंड दिस टाइम इट वाज फिक्स्ड इनकम। वेरी हेल्पफुल। आपके साथ तो एक सीरीज लॉन्च करना चाहिए ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बट थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो नाइसली। आई एम श्योर सबको बहुत ईजी वे में समझने वाला है। कुशल, आई एम जस्ट होपिंग कि ये मैक्रो जितना ईजी लगे, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि लोगों को इतना फिक्स्ड इनकम नेचुरली नहीं आता, बट आई एम जस्ट होपिंग के
दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग, थोड़ा कमेंट में समझेगा। Yes, definitely. Thank you so much and can't wait to host you again for discussing another finance or economics topic very soon. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट।